निक ने थोड़ी देर के लिए नेविल के पास जादू महसूस किया और जब उसे लगा कि उसके हाथ में जो छड़ी है वह लड़के को साफ मना कर रही है तो वह भौंचक्का रह गया। उसने अपना जादुई एहसास बंद कर दिया और नेविल के पास सीरियसली गया। क्या ये कोई लेगेसी छड़ी है? उसने सख्ती से पूछा। हाँ हाँ, यह मेरे दादा की थी, नेविल घबरा कर हकलाया और निक ने आह भरी। छड़ी तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है। तुम्हारा उच्चारण और छड़ी की हरकतें दोनों सही हैं, लेकिन छड़ी तुम्हारे जादू को बहने नहीं दे रही है, इसलिए तुम संघर्ष कर रहे हो जबकि तुम पहले ही सफल हो सकते थे। मेरा सुझाव है कि तुम जल्द से जल्द अपनी एक छड़ी ले लो। निक ने ईमानदारी से कहा और रॉन के पास गया, जो भी संघर्ष कर रहा था। शांत हो जाओ और अपनी छड़ी की हरकतों को आराम दो, तुम इसे बहुत आगे की ओर हिला रहे हो। उसने मदद करते हुए कहा और रॉन ने गहरी सांस ली और धीरे से छड़ी को आगे की ओर हिलाया और कहा, लुमोस, जिससे उसकी छड़ी की नोक चमकने लगी जैसा उसे होना चाहिए था। निक ने इस पर सिर हिलाया और फिर दूसरे स्टूडेंट की मदद करने के लिए चला गया, लेकिन उसने फिर भी रॉन के थैंक्स को धीरे से सुना और उसे टाल दिया। निक ने अगली मदद स्लीथेरन की पैसी पार्किंसन की, जिसे रॉन की तरह ही अपनी छड़ी को तेजी से हिलाने में वही दिक्कत हो रही थी। उसने उसे पास आते देखा और उस पर ताना मारा, चले जाओ मदबलद, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। उसने गुस्से में कहा, लेकिन निक ने इस बेइज्जती पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। अगर तुम कहो तो। उसने बस इतना कहा और फिर दूसरे स्लीथरिन के पास चला गया जो उसकी सलाह मानने को ज्यादा तैयार था। फ्लिटविक ने यह बातचीत देखी और क्लासरूम में गलत भाषा के लिए स्लीथरिन के पॉइंट्स काट लिए। उसके बाद किसी भी स्लीथरिन ने क्लास के दौरान निक की खुलेआम बेइज्जती नहीं की, बल्कि उससे कहा कि उन्हें उसकी मदद की जरूरत नहीं है। निक ने इन एहसान फरामोश और कट्टर लोगों की परवाह नहीं की, बल्कि यह पक्का किया कि जिनकी उसने मदद की वे उनसे बेहतर हों, जो उसके हिसाब से काफी बेइज्जती थी क्योंकि इससे सीधे उनके घमंड पर चोट लगी। क्लास में अभी मौजूद पूरे स्लीथेरन का एक तिहाई हिस्सा ये देखकर गुस्से से लाल हो रहा था कि उसकी मदद से दूसरे उनसे आगे निकल गए। निक के ग्रुप में किसी को भी स्पेल से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और निक ने उन्हें अपने वर्जन के स्पेल पर एक छोटा सा एक्स्ट्रा लेसन भी दिया था, जिसे वे अभी ट्राई कर रहे थे। ट्रेसी ने सबसे पहले कॉम्बो समझा, उसके बाद हैरी और फिर डैफ्ने ने, जो आखिर में आने पर मुंह बना रही थी। जब उन तीनों ने जादू किया तो जलन बहुत ज्यादा थी, भले ही वह उतना बड़ा नहीं था जितना निक ने किया था। हरमाइन गुस्से से बेहोश होने वाली लग रही थी क्योंकि वह उसके एक ही डेमोन्स्ट्रेशन के आधार पर जादू करने की कोशिश करती रही और फेल हो रही थी। वह रटने में माहिर थी, बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जादू क्यों नहीं कर पा रही है, जबकि वह उसे पूरी तरह से कॉपी कर रही थी। दुख की बात है कि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि कॉम्बो का राज उसमें छिपा था, जिसे उसने द स्टारलाइट डेज या फाइनल सॉन्ग ऑफ द स्टार्स नाम दिया था। जल्द ही लंच का टाइम हो गया और स्टूडेंट्स चार्म्स क्लास में वापस जाने से पहले खाना भरने के लिए ग्रेट हॉल की ओर चल पड़े। माल्फॉय शायद खुद को रोक नहीं पाया और रास्ते में हॉलवे में निक से भिड़ गया। ओई मदबलड, उसने जोर से कहा, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी ओर खींच गया। निक ने आह भरी और मुड़कर उस चलते फिरते डैडी कॉम्प्लेक्स को देखा। क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि किसी ऐसे इंसान की बेइज्जती करना बुरा है जिससे तुम ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हो? सच में तुम सभी प्योरब्लड लोगों के लिए शर्म की बात हो। उसने गुस्से से कहा। निक ने एक ही बात में उसे 4 अलग अलग तरीकों से मारा था, इसलिए माल्फॉय को जो जवाब मिला उससे वह साफ तौर पर घबरा गया। तुम्हें उस मदबलड की कीमत चुकानी पड़ेगी, एक्सपेलियमस। माल्फॉय ने हमला किया लेकिन निक बिल्कुल भी नहीं हिला क्योंकि जादू उसके पास से बिना किसी नुकसान के गुजर गया। तुम्हें रुक जाना चाहिए, इससे पहले कि तुम और शर्मिंदा हो जाओ, निक ने बोरियत भरे चेहरे से कहा। हालांकि ध्यान से देखने वाला कोई भी देख सकता था कि निक की नजरें दूसरे लड़के से कभी नहीं हटी और उसका हाथ पूरे समय उसकी छड़ी के पास था। चुप रहो, माल्फॉय गुस्से में चिल्लाया और फिर निक को उसी जादू से दोबारा मारने की कोशिश की। लेकिन इस बार जादू असल में निक की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए उसने लापरवाही से एक कदम साइड में कर लिया, जिससे जादू फिर से बिना किसी नुकसान के चूक गया। लेकिन माल्फॉय को दूसरा जादू करने का मौका नहीं मिला क्योंकि फ्लिटविक ग्रुप के पास आ गया और गुस्से में माल्फॉय की पॉइंट्स काट लिए। मेरे पापा को यह बात पता चल जाएगी, उसने गुस्से में जाने से पहले कहा। फ्लिटविक कुछ कहने वाला था लेकिन निक ने उसे रोक दिया। वह इतनी मेहनत के लायक नहीं है प्रोफेसर, बस उसे जाने दो, उसने गंभीरता से कहा और टीचर ने आह भरी और अपनी बात ढीली की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसका बर्ताव बहुत बुरा है, छोटे कद के आदमी ने परेशान होकर कहा।
उसके बाद ग्रेट हॉल तक का सफर सबके लिए आसान रहा क्योंकि फ्लिटविक स्टूडेंट्स के साथ था। पहले की तरह डैफनी और ट्रेसी निक और हैरी से अलग होकर लंच के लिए स्लीथेरिन टेबल पर बैठ गई, जबकि इस बार हरमाइन गुस्से में निक के सामने बैठी थी। तुमने ये कैसे किया? उसने दुखी होकर पूछा। निक ने सवाल पर अपनी भौहें चढ़ाई और पास की प्लेट से हैम और चीज सैंडविच उठा लिया। तुम्हें और साफ साफ बताना होगा, निक ने सैंडविच का एक निवाला लेने से पहले आराम से कहा। तुमने पहले जो लुमोस स्पेल किया था, मैं उसे काम नहीं करवा पा रही हूँ, भले ही तुम्हारी हरकतें और मंत्र एकदम सही मैच कर रहे हों। उसने अपनी गलतियों से साफ तौर पर परेशान होकर कहा। आसपास के कुछ और लोग भी यह समझने की उम्मीद में सुन रहे थे। निक हंसा और सैंडविच खत्म कर दिया क्योंकि वह सिर्फ फिंगर फूड के साइज का था। सच में स्पेल में एक ट्रिक है जिससे सिर्फ जो तुम देखते हो उसे कॉपी करना काफी नहीं है। हम दोस्त नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें सबसे अच्छा एक हिंट दूंगा, चाबी नाम में है, तुम जो चाहो समझ लो। निक ने लड़की को इग्नोर करने से पहले कहा। फिर उसने एक सलाद खाया जो उसने खास तौर पर हाउस एल्फ से ऑर्डर किया था, जिससे सब कंफ्यूज हो गए। निक को ये बात मजेदार लगी कि लगभग किसी को पता ही नहीं था कि उनका खाना कहाँ से आ रहा है, जबकि सच कहूं तो आपने कभी किसी हाउस एल्फ को खाना गिराते नहीं देखा होगा। लेकिन जो लोग हाउस एल्फ के मालिक हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यह नहीं पता कि खाना कहाँ से आ रहा है, वे उसे कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे आप घर पर मिलने वाले काम को कैसे नहीं पहचान सकते। फिर भी निक ने ये राज अपने तक ही रखकर और अपने सलाद का मजा लेकर रहस्यमयी बनने का फैसला किया। लंच खत्म होने के बाद सब अपनी क्लास में वापस चले गए और ट्रेसी और डैफ्ने निक और हैरी के साथ वापस आ गईं। तुम्हें पता है, बहुत से लोगों ने हमसे तुम्हारे जादू का राज शेयर करने के लिए कहा था, ट्रेसी ने हंसते हुए कहा। निक ने कंधे उचकाए। यह कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि जिसे फेल होना पसंद नहीं है, उसने भी लंच के दौरान मुझसे पूछा था। उसने लापरवाही से कहा, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि हरमाइन पक्का बातचीत सुन सकती थी। घने बालों वाली लड़की, डैफ्ने ने उत्सुकता से पूछा। इस बार हैरी बोला, हाँ, वह बहुत परेशान लग रही थी कि वह उसकी मदद के बिना ट्रिक नहीं समझ पा रही थी। उसने ईमानदारी से कहा, क्या तुमने उसे बताया? ट्रेसी ने आंखों में चमक के साथ पूछा। निक ने उसे देखकर मुस्कुराया। नहीं, उसे बस राज का अंदाजा हो गया था, बाकी सब लोगों की तरह जो चुपके से सुन रहे थे। निक ने खुशी से कहा। ट्रेसी मुस्कुराए। अच्छा, वह जादू तो एक दिन की शेख ही बघारने लायक है और मैं उसे इतनी आसानी से नहीं देना चाहती। उसने घमंडी संतुष्टि के साथ कहा। वाह, तुम कितने स्लीथेरिन हो, निक ने मजाक में कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एम्बिशियस या चालाक नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगी, ट्रेसी ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, लेकिन फिर भी बड़ी मुस्कान के साथ। माफ करना लेडी, अंदाजा लगाने की मेरी हिम्मत के लिए, निक ने नाटकीय ढंग से कहा, जिससे सब हंस पड़े। चार्म्स क्लास का दूसरा हाफ काफी हद तक पहले हाफ जैसा ही था, जिसमें निक असल में दूसरे स्टूडेंट्स को लुमोस स्पेल में मदद करने के लिए था। एक से ज्यादा बार उससे उसके स्पेल के वर्जन का सीक्रेट पूछा गया और उसने हमेशा वही हिंट दिया जो उसने हरमाइन को दिया था। फ्लिटविक को निक के सीक्रेट छिपाने के काम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हिंट सच में जवाब की ओर ले जाता था और उन्हें बस इसका पता लगाना था। रेवेनक्ला हमेशा से ही समझदारी और ज्ञान का घर रहा है, इसलिए उसके हेड के तौर पर वह निक की मेंटल एक्सरसाइज की तारीफ कर सकता था जो वह उन्हें दे रहा था। क्लास के आखिर तक निक के ग्रुप के अलावा सिर्फ 5 और लोग ही निक के जादू का कोई न कोई वर्षन कर पाए, जिनमें से कोई भी हरमाइन नहीं थी। ये बात उसके दिमाग पर भी भारी पड़ रही थी क्योंकि वह साफ तौर पर परेशान दिख रही थी क्योंकि उसके क्लासमेट उससे आगे निकल गए थे। यार, उसे बहुत बुरा लगेगा जब इनमें से कोई डींगे हाँकते हुए गलती से राज बता देगा, निक ने आह भरते हुए सोचा। मैंने उससे पहले ही बता दिया था, इसलिए आगे जो भी होगा वो पूरी तरह से उसी पर होगा। उसने सोचा कि अभी के लिए उस लड़की को पूरी तरह छोड़ दिया जाए। हरमाइन उस समय अपने तरीकों और ऐसे जादू में बहुत ज्यादा फंसी हुई थी जो काम ही नहीं करता। जादू को स्ट्रक्चर से ज्यादा कल्पना पसंद है और बदकिस्मती से हरमाइन इस समय सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में सोच रही है। निक का लुमोस चार्म का वर्षन कल्पना का काम था और इसलिए ये हरमाइन जैसे स्ट्रक्चरल जीव की समझ से बाहर था। शायद इस घटना से वह थोड़ी शांत हो जाए और असल में अपनी कल्पना का इस्तेमाल कर सके जो बेरहमी से ठंडे लॉजिक के पीछे फंसी हुई थी। उम्मीद है इस बार वहां पहुंचने के लिए किसी खूनी ट्रोल से बचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निक ने उदास होकर सोचा। निक डिनर तक हैरी, ट्रेसी और डैफ्ने के साथ फ्री पीरियड में घूमता रहा और ज्यादातर उस लुमोस चार्म के वर्जन के बारे में बात करता रहा जो निक ने उन्हें सिखाया था।
तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पास सिर्फ इस एक वर्जन से ज्यादा वर्जन है? ट्रेसी ने हैरानी से पूछा। निक ने कंधे उचकाए। ये बहुत ही सिंपल चार्म है जिसके बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। उसने ईमानदारी से कहा। अब तक तुम्हारा पसंदीदा वेरिएशन कौन सा है? उसने उत्सुकता से पूछा। अभी यह ब्लाइंडिंग फ्लैश वर्जन है, लेकिन उस पर काम चल रहा है क्योंकि यह मुझ पर भी असर करता है। निक ने ईमानदारी से कहा। यह क्या करता है? डैफ्ने ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, इससे बहुत तेज रोशनी निकलती है जिससे आसपास के सभी लोग अंधे हो जाते हैं। बदकिस्मती से कास्ट भी उसमें शामिल है। अभी मैं ये पता लगा रहा हूँ कि खुद को इसके असर से कैसे बचाऊं, लेकिन ये धीरे धीरे हो रहा है। निक ने शांति से समझाया। ये सुनने में परेशान करने वाला लग रहा है। मेरा मतलब है कि क्या तुम सोच सकते हो कि तुम अपने रोज के काम करते हुए अचानक अंधे हो जाओगे? ट्रेसी ने कांपते हुए कहा। हैरी हंसा। तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे रोज क्या झेलना पड़ता है। मैं ये चश्मा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं पहनता, तुम्हें पता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। वाह, वह सच में अपने दोस्तों से काफी मिलता जुलता है। निक ने हैरी को थोड़ा अपनी तरह बर्ताव करते देखकर सोचा। मेरे जैसा थोड़ा और बनना वैसे भी उसके लिए अच्छा है, तो मुझे लगता है कि यह ठीक है। निक ने इस छोटे से बदलाव को आसानी से नजरअंदाज कर दिया। यह अच्छी बात है कि मैं उस जादू का वह वर्जन शेयर नहीं कर रहा हूँ, है ना? निक ने चिढ़ाते हुए पूछा। ये बहुत बुरा है। तुम हमें इतनी बढ़िया चीज के बारे में कैसे बता सकते हो और फिर उसे शेयर नहीं कर सकते? ट्रेसी ने कहा। अगर तुम्हें इतनी दिलचस्पी है तो खुद बनाने की कोशिश करो। निक ने मजाक उड़ाते हुए कहा। लेकिन तुम तो मेरी कभी न खत्म होने वाली शेख ही बघारने वाली चीजों का थैला हो। उसने धोखा खाने की एक्टिंग करते हुए कहा। निक ने नाक सिकुड़ी। मैंने ऐसी बात के लिए कब हाँ कहा? निक ने नाराज होकर पूछा, जबकि हैरी और डैफ्ने निक और ट्रेसी की हरकतों पर हंसने से बचने की कोशिश कर रहे थे, वे नाकाम हो रहे थे। लेकिन मेरी बड़ाई करने का हक है। ट्रेसी ने निक को कुत्ते जैसी आंखें बनाते हुए कहा। हाँ, मजाक तुम पर है, मैं तो बच गया। निक ने हंसते हुए कहा। नहीं, ट्रेसी डरकर बोली। सब खत्म हो गया ट्रेसी, अब मैं ऊंचा हूँ। निक ने एक स्पेस विज़ार्ड की नकल करते हुए कहा। कभी नहीं, जल्दी डैफ्ने उसे फुसलाओ। उसने अपनी दोस्त को धक्का देते हुए कहा और डैफ्ने और निक दोनों की तरफ से उसे सिर्फ एक भावशून्य नजर मिली, जबकि हैरी को बहुत जोर से हंसने से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बहुत ज्यादा? ट्रेसी ने अपनी तरफ देखकर शर्माते हुए पूछा। हाँ, और अब मेरी तारीफ के लायक मंत्र शेयर करने की कोई उम्मीद भी नहीं रही। निक ने शांति से कहा और ट्रेसी का दिल टूटा हुआ लग रहा था। क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं मेरे अच्छे भाई? पास से एक जानी पहचानी आवाज आई। सच में मेरे अच्छे भाई नहीं, हमारे दो हाउसमेट स्लीथेरिन की कंपनी में मजे कर रहे हैं। एक और आवाज जो लगभग पहली जैसी ही लग रही थी, बोली। फ्रेड और जॉर्ज या इस समय ग्रेड और फोज हैं। निक ने उन दोनों रेडहेड्स को देखते हुए लापरवाही से पूछा। अगर यह हमारा चालाक बिजनेस पार्टनर नहीं है? जुड़वा बच्चों में से एक ने कहा, ये समझते हुए कि ग्रुप में कौन है। हम जानते थे कि तुम हमारे दिल के आदमी हो। जिस पल हम तुमसे मिले थे, तुमने अनकहे नियम तोड़ दिए, है ना? दूसरे जुड़वा ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। जुड़वा निक के दोनों तरफ बैठ गए। हमें मंजूरी है, दोनों ने एक साथ कहा। निक मुस्कुराया और जुड़वा बच्चों के कंधों पर अपनी बाहें लपेट ली। सब लोग, ये फ्रेड और जॉर्ज हैं, शरारत और मस्ती करने वाले अच्छे लोग। फ्रेड और जॉर्ज, ये ट्रेसी डेविस, डैफ्ने ग्रीनग्रास हैं और बेशक आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैरी को पहले से ही जानते हैं। निक ने खुशी खुशी परिचय कराया। बहुत अच्छा लगा, दोनों जुड़वा बच्चों ने एक साथ बड़ी मुस्कान के साथ कहा। तो मैं तुम सज्जनों के लिए क्या कर सकता हूँ, सिवाय उस बदबूदार बम के जिसे तुम मुझसे चिपकाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, निक ने कहा, जिससे उसके दाहिनी ओर बैठा जुड़वा बच्चा अकड़ गया और फिर हंस पड़ा। लगता है तुमने मुझे पहचान लिया है, मुझे कैसे पता चला? जुड़वा ने उत्सुकता से पूछा। निक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम्हारी मसल्स बहुत धीरे धीरे हिलती हुई महसूस हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा। ओह दोस्त, तुम्हारे हाथ कितने सेंसिटिव हैं इसे पहचानने के लिए। जुड़वा ने इम्प्रेस होकर कहा। निक ने कंधे उचकाए। मैं ज्वेलरी बनाता हूँ, ये काम का हिस्सा है। उसने ईमानदारी से कहा। मेटल में छोटे छोटे बदलावों को पहचान पाना किसी भी स्मिथ के लिए एक जरूरी स्किल है, क्योंकि आमतौर पर आप उसे सिर्फ देखकर नहीं देख सकते, क्योंकि मेटल इतना चमकीला होता है कि धुंधला लगता है। क्या तुम हमें जेलस करने की कोशिश कर रहे हो दोस्त, क्योंकि तुम ऐसा कर रहे हो? दूसरे जुड़वा ने जलन से कहा।
निक हंसा, ऐसे मत बनो जैसे तुम दोनों अब अपने अपने तरीके से टैलेंटेड नहीं हो, उसने थोड़ी तारीफ करते हुए कहा। हमें खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन हम तो बस कुछ शरारती लोग हैं, बस इतना ही। निक के दाईं ओर बैठे जुड़वा ने बुरा भला कहते हुए कहा। निक ने उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा, जिसके बदले में वह हैरान हो गया। मुझसे झूठ मत बोलो, तुम दोनों अपनी मलिन जैसी कल्पनाओं से एक के बाद एक प्रैंक आइटम बनाते हो, जैसे कोई भी बिना किसी अच्छे टैलेंट के ऐसा करने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। हो सकता है तुम सबसे अच्छे स्टूडेंट न हो, लेकिन अगर मैंने कभी तुम में से किसी को ये कहते सुना कि तुम में टैलेंट नहीं है, तो मैं खुद तुम दोनों पर तब तक प्रैंक करूंगा जब तक तुम यह स्कूल रहम की भीख नहीं मांगता। निक ने सख्ती से कहा और जुड़वा बच्चों के कंधों को हैरानी की हद तक जोर से दबाया। तुम जीत गए दोस्त, आराम करो, उन्होंने एक ही समय पर कहा। वे उसकी आवाज से डर गए थे, जिससे कोई बहस नहीं हो रही थी। हे भगवान, कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक छोटे से फर्स्टी से इस तरह टकरा जाओगे, है ना ग्रेड? उसके बाईं ओर वाले जुड़वा ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में नहीं फौज, और ऐसा लगता है कि हमें सुरक्षा के लिए अपना सिर ऊंचा रखना होगा, है ना? दूसरे ने भी वैसी ही खुश मुस्कान के साथ कहा। इसके बाद जुड़वा बच्चे कुछ अलग तरह की हिम्मत बढ़ाने वाली बातें सुनकर अच्छे मूड में चले गए। तुम सच में बहुत सॉफ्टी हो, तुम्हें पता है, ट्रेसी ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मैं उन पर होने वाले प्रैंक एपोकैलिप्स को लेकर पूरी तरह सीरियस था। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक प्रोफेसर इसमें शामिल नहीं हो जाते या वे मुझसे माफी नहीं मांग लेते। निक ने शरारत भरी हंसी के साथ कहा। असल में, अगर मेरे पास अपने समय के साथ करने के लिए बेहतर चीजें नहीं होती, तो शायद मैं वैसे भी बस मौज मस्ती के लिए, भविष्य की योजनाओं के लिए करता, मुझे लगता है। उसने कंधे उचकाते हुए कहा। प्लीज ऐसा मत करो, मैं युद्ध में शामिल होने के लिए बहुत छोटा हूँ, ट्रेसी ने आधा मजाक में और आधा गंभीरता से कहा। जल्द ही डिनर आ गया और फ्लिटविक ने दूसरे टीचरों के सामने निक की तारीफ की और डम्बलडोर ने भी उस नज़ारे को देखने में दिलचस्पी दिखाई जिसके बारे में फ्लिटविक ने बताया था। छोटे प्रोफेसर सभी को स्टारलाइट डिच कॉम्बो दिखाने में बहुत खुश थे। ये निक के इस्तेमाल से भी बड़े लेवल पर था, लेकिन ये देखते हुए कि फ्लिटविक एक चार्म्स मास्टर था, इस पर यकीन करना मुश्किल नहीं था। ग्रेट हॉल की जादुई छत के अलावा, जिससे पहले से ही बाहर का आसमान दिख रहा था, बहुत सारी तारों जैसी लाइटें दिखाई दी और खूबसूरती से गायब हो गईं। ज्यादातर स्टूडेंट्स और टीचर्स भी इस बात से सहमत थे कि यह एक शानदार क्रिएशन था और देखने में काफी इम्प्रेसिव था। डम्बलडोर की आंखें चमक उठी जब वह ये नज़ारा देखकर मुस्कुराया और खत्म होने के बाद सभी हाउस ने तालियां बजाईं क्योंकि उन्हें भी ये पसंद आया। जब फ्लिटविक ने निक को ये कहकर मुश्किल में डाल दिया कि वह इस स्पेल का क्रिएटर है, तभी चीजें अजीब हुईं। निक के लिए तो वैसे भी अजीब था क्योंकि ग्रेट हॉल में हर कोई सीधे उसे देख रहा था। वह बस आह भर सकता था और इसे साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत से स्पेल कॉम्बो का इस्तेमाल कर सकता था। उसका स्पेल फ्लिटविक की स्पेल से सिर्फ आधा था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह किसी टीचर के जादू का मुकाबला कर पाएगा, इसलिए यह अपने आप में बहुत शानदार था। निक को स्पेल शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उसने इतनी जोर से बात की कि सब लोग उसके शब्दों और छड़ी की हरकतों के बारे में सुन सके, साथ ही स्पेल कैसे डालना है, इसका हिंट भी। उसके बाद दिन एक दिलचस्प इवेंट था क्योंकि लोग पूरे समय स्पेल डालने की कोशिश करते रहे और किसी भी प्रोफेसर ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इस बीच निक लोगों की नजरों से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके खा रहा था। वह बड़ी मुश्किल से ग्रेट हॉल से जल्दी निकल पाया क्योंकि कोई और उसके पीछे जाने के लिए जल्दी करने को तैयार नहीं था। सेंटर ऑफ अटेंशन बनने पर निक का रिएक्शन देखकर डम्बलडोर के चेहरे पर खुशी के भाव थे। निक साफ तौर पर शर्मीला नहीं था, लेकिन दूसरों का भूखी नजरों से घूरना हमेशा उसे बुरा लगता था। निक ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में गायब हो गया और सीधे बिस्तर पर चला गया क्योंकि उसे हर साल के लोगों से डील करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उससे जादू की ट्रिक निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन वह सुबह सुबह उठा और मैजिकल फंडामेंटल्स की किताब में 1 और घंटा पढ़ा। इस बार उसने मैजिकल जीवों के बारे में एक दिलचस्प बात सीखी। कुछ को छोड़कर कई मैजिकल जीव जादूगरों की वजह से असल में अपने पूर्वजों के कमजोर वर्जन में बदल गए हैं। ड्रैगन भी इससे अलग नहीं थे क्योंकि आजकल वे पहले के मुकाबले बहुत कम खतरनाक हो गए थे क्योंकि जादूगरों ने उनमें से जंगलीपन को लगभग हटा दिया था। सिर्फ रिजर्व में रहने वाले ड्रैगन अपनी क्षमता के सबसे कम हिस्से तक ही बढ़ पाते थे और इसलिए वह उनका नया नॉर्मल बन गया। अगर वे सच में जंगली होते तो अलग अलग प्रजातियों की ताकत कहीं ज्यादा होती। निक ने इस जानकारी को और गहराई से देखा और पता चला कि जादूगरों से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली प्रजातियों में से एक असल में थेस्ट्रल थी।
लगता है बहुत समय पहले घोड़े जैसे कंकाल वाले जीव न सिर्फ ज्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देते थे, बल्कि वे खुद भी दिखना चाहते थे। वे मरने वालों के पास दिखाई देते थे और मरने से पहले चिल्लाते थे। कई लोगों ने मान लिया कि ये जीव हाल ही में मरे हुए लोगों की आत्माओं को पकड़कर इस प्रजाति का शिकार कर रहे थे। फिर समय के साथ वे जीव लोगों से बचने के लिए बेहतर तरीके से विकसित हुए और मौत से अपने कनेक्शन के आखिरी बचे हुए हिस्से का इस्तेमाल उन लोगों के अलावा सबसे छिपने के लिए किया जिन्होंने इसे देखा और समझा था। खैर, इससे पता चलता है कि मुझे उन चीजों से कितना अजीब रिश्ता महसूस हुआ। हम दोनों शायद सचमुच मौत से जुड़े हुए हैं, उसने आह भरते हुए सोचा। निक को इस बात का कोई भ्रम नहीं था कि धरती के अपने दूसरे वर्जन पर हमेशा के लिए मरने से उसके असल रूप पर किसी तरह का असर नहीं पड़ा है। साफ है कि किसी चीज ने उसे ईथर से बाहर निकाला था और इस सिस्टम के साथ इस दुनिया में भेजा था, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स चीज बस अचानक नहीं बन जाती। काश मुझे पता होता कि वह चीज मुझसे क्या उम्मीद करती है, निक ने आह भरते हुए सोचा। वह इस समय किताब लगभग आधी पढ़ चुका था और उसे ये देखकर बहुत मजा आया कि हरमाइन आज सच में थोड़ी देर से उठी। उसके चेहरे पर जो थकान थी, उससे साफ था कि वह ज्यादा सो नहीं पाई थी। शायद लुमो स्पेल का मेरा वर्षन बार बार इस्तेमाल न कर पाने की वजह से, निक ने आसानी से समझा। जब उसने उसे देखा तो उसे घूरा, लेकिन फिर भी कॉमन रूम से निकलकर ग्रेट हॉल चली गई। हैरी थोड़ी देर बाद उठा और दोनों नाश्ता करने के लिए ग्रेट हॉल की ओर चल दिए। निक ने असल में हैरी से अलग होने का प्लान बनाया था, क्योंकि उसकी मौजूदगी लड़कों की जिंदगी का रास्ता बहुत बदल रही थी और सब कुछ ठीक होने के लिए कुछ घटनाओं का एक जैसा होना जरूरी था। निक हैरी का कोई फॉलोअर नहीं था, बल्कि उसके अपने काम थे और उसे हैरी और हरमाइन को साथ लाने की जरूरत थी और निक के होने से यह मुश्किल हो रहा था। हालांकि अगले हफ्ते की शुरुआत किस्मत को अपना जादू चलाने का मौका देगी, क्योंकि निक को फिर से अंगूठियां बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए अगर जुड़वा बच्चे समय पर आ जाते हैं। इस पहले साल का अंत किताबों के हिसाब से लगभग वैसा ही होना चाहिए और अगला साल भी कुछ छोटी मोटी चीजों को छोड़कर लगभग वैसा ही होना चाहिए। तीसरे साल की घटनाओं में निक की किस्मत सबसे बड़ी उलटफेर वाली है, क्योंकि उसने इस गर्मी में सीरियस को बरी करवाने का प्रोसेस शुरू करने का प्लान बनाया था। आदमी की रिहाई चौथे साल की घटनाओं को बिगाड़ सकती है या नहीं भी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो निक के मन में वोल्डेमॉर्ट के फिर से जिंदा होने के नाटक को बर्बाद करने का एक बुरा प्लान था। देखो, आग के प्याले के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का नाम का जादू था और इसलिए निक ने एक तरीका निकाला था कि वह 2 अंगूठियां बना सकता था, जिसमें निक का नाम दूसरी अंगूठी वाले के नाम से बदल दिया जाता, यानी हैरी। इसका मतलब था कि निक को चौथे ट्राइविजार्ड चैंपियन के तौर पर बदल दिया जाएगा और इस तरह डंबलडोर को हैरी के साथ एक चाल के बारे में पता चल जाएगा, जिससे थ्योरी के हिसाब से बूढ़े बकरे को हैरी को सुरक्षित रखने के लिए मजबूर होना चाहिए। हालांकि प्लान का सबसे अच्छा हिस्सा ये था कि जब निक का नाम प्याले से बाहर थूका जाएगा, तभी किसी को उसके प्लान के बारे में पता चलेगा। हैरी को भी इसके बारे में तब तक पता नहीं चलेगा जब तक इसे रोकने में बहुत देर न हो जाए। नाश्ते के दौरान नेविल को अपनी दादी से उसका रिमेम्ब्रेल और एक लेटर मिला, जिससे लड़का कंफ्यूज हो गया। माल्फॉय ने किताबों की तरह उसे छीन लिया और लेने ही वाला था कि मैकगोनागल ने तुरंत दखल दिया। तभी ग्रिफिंडर की पूरी टेबल ने हिंसक बदला लेने की धमकी दी। ओह हाँ, सिर्फ हैरी और रॉन ही नहीं थे जो किताब की तरह नेविल के बचाव में कूद पड़े, बल्कि टेबल पर लगभग हर कोई अनजान स्लीथेरिन पर छड़ी निकालने वाला था। नाश्ते के बाद स्लीथेरिन के साथ फ्लाइंग लेसन थे और इस दौरान कुछ और भी हुआ। निक और हैरी ट्रेसी और डैफ्ने से मिले, जिन्होंने शिकायत की कि निक के उस जादू की वजह से उन्हें ज्यादा नींद नहीं आ रही है। तुमने शायद खुलेआम डींगे हाँकी थी कि तुम्हें जादू करना आता है ना? निक ने पूछा, जिससे दोनों लड़कियां चुप हो गईं और दूसरी तरफ देखने लगी। तो फिर अपने कामों के नतीजों के बारे में मुझसे शिकायत मत करो, उसने कहा और वे शर्मिंदा लग रही थी। तो कल तुम्हारे घर में कितने लोगों को ये पता चला? उसने अजीब से चेहरे से पूछा। निक को यह अजीब लगा कि फ्लाइंग के पहले लेसन में असल में यह शामिल था, लेकिन वह शिकायत नहीं करने वाला था। फ्लाइंग क्लास में आपका स्वागत है, मैं रोलांडा हूच हूँ, इस क्लास के बाहर हॉगवर्ट्स में क्विडिच की रेफरी। आज हम झाड़ू पर चढ़ने और चलाने का सही तरीका सीखेंगे, इसलिए ध्यान देना और जैसा मैं कहूँ वैसा करना। सबसे पहले जमीन पर रखी झाड़ू में से एक के पास खड़े हो जाओ, उसे अपने डोमिनेंट साइड पर रखो, प्रोफेसर ने कहा और स्टूडेंट्स ने जैसा कहा वैसा ही किया। अच्छा, अब मजबूत कमांडिंग टोन में ऐसे ऊपर बोलो, उसने कहा और करके दिखाया। निक ने जैसे ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का इरादा किया, उसने जो झाड़ू चुनी थी वह किसी कुत्ते की तरह उसके हाथ में आ गई।
पक्षियों के राजा, मुझे पता होना चाहिए था कि मुझमें उड़ने का बहुत ज्यादा टैलेंट होगा। उसने मन ही मन शिकायत की। प्रोफेसर ने इस छोटी सी घटना पर ध्यान दिया लेकिन कुछ नहीं कहा और क्लास हमेशा की तरह चलती रही। कुछ लोग पहली कोशिश में ही झाड़ू अपने हाथ में ले पाए, जैसे हैरी, ड्रेको और ट्रेसी। दूसरों को कुछ कोशिशें करनी पड़ी और दूसरों को तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, जैसे हरमाइन और नेविल। जब सबने झाड़ू अपने हाथों में ले ली, तो प्रोफेसर ने फिर कहा, अब जब सबके हाथों में झाड़ू आ गई है, तो उसे पकड़ो और फिर जोर से किक मारो, फिर आगे के निर्देशों का इंतजार करो। उन्होंने कहा और उन्हें ऐसा करते हुए देखा। एक बार फिर निक को झाड़ू को धीरे धीरे ऊपर उठने और जमीन से 3 फीट ऊपर एकदम सही तरीके से रुकने के लिए किक मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह बता सकता था कि उसे अपने हाथों का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। एक बार फिर प्रोफेसर ने उसे देखा, हालांकि इस बार उनकी आंखों में थोड़ी चमक थी। कुछ दूसरे स्टूडेंट्स तो जल्दी से हवा में सेटल हो गए, लेकिन बेचारे नेविल की किस्मत खराब थी क्योंकि न सिर्फ वह हवा में ऊपर उठा बल्कि झाड़ू भी ऊपर जाना बंद नहीं कर रही थी। लड़का ऊंचाई के डर से बेहोश हो गया और नीचे जमीन पर गिर गया, लेकिन निक ने जल्दी से स्पॉन्जिफाई कहकर असर को काफी कम कर दिया, इसलिए बुरी तरह टूटने के बजाय उसके हाथ में बस एक बुरी मोच आ गई। निक के तुरंत रिएक्शन से ग्रिफिंडोर को प्रोफेसर से एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स मिले, इससे पहले कि वह नेविल को हॉस्पिटल विंग ले जाती। प्रोफेसर की सुनने की दूरी से हटते ही माल्फॉय हंसा। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? वह बड़ा सा उभार, उसने कहा, और कुछ और स्लीथेरिन भी शामिल हो गए, हालांकि कुछ को साफ तौर पर लड़के के ड्रामा में कोई हिस्सा नहीं चाहिए था। चुप रहो माल्फॉय, पार्वती पाटिल ने गुस्से से कहा। ओह, लॉन्गबॉटम का साथ देना, पैसी पार्किंसन ने कहा, जो परेशानी खड़ी करने के लिए तैयार थी। कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें मोटे छोटे रोने वाले बच्चे पसंद आएंगे पार्वती, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। माल्फॉय आगे बढ़ा और जमीन से कुछ उठाया जहां नेविल गिरा था। देखो, ये वही बेवकूफी भरी चीज है जो लॉन्गबॉटम की दादी ने उसे भेजी थी, उसने कहा, और रिमेम्ब्रेल रोशनी में चमक उठा। इसे यहाँ दो माल्फॉय, हैरी ने सख्ती से कहा। आओ और इसे ले जाओ पॉटर, माल्फॉय ने कहा और अपनी झाड़ू पर हवा में उछल गया। हैरी तुरंत पीछा करने गया, लेकिन हरमाइन ने घबरा कर आवाज लगाई, ऐसा मत करो, हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। वह चिल्लाए, लेकिन हैरी ने उसे अनसुना कर दिया और माल्फॉय के पीछे हवा में उछल गया। सबने देखा कि दोनों लड़के हवा में उड़ रहे थे और उनके बीच कुछ शब्द कहे जा रहे थे, हालांकि किसी को नहीं पता था कि वे क्या थे। साफ है कि हैरी ने कुछ ऐसा कहा जिससे माल्फॉय डर गया, क्योंकि लड़के ने रिमेम्बरल फेंक दिया और जमीन पर पीछे हट गया, जबकि हैरी छोटे गोले का पीछा कर रहा था। उसने इसे महल में ऊपर एक विंडो के ठीक सामने पकड़ा, जिसके बारे में निक को पक्का पता था कि वह मैकगोनागल का ऑफिस है। इसके थोड़ी देर बाद वह बूढ़ी चुड़ैल गुस्से में उस इलाके में घुसी और हैरी को सख्ती से पकड़ लिया, जबकि माल्फॉय के चेहरे पर गुस्सा था। निक ने अपनी झाड़ू कसकर पकड़ी हुई थी और लड़की को जादू टोना करना चाहता था, लेकिन वह बेहतर जानता था। लेकिन निक के हाथ में झाड़ू ने उसकी दुश्मनी को भांप लिया और उसके हाथ से सीधे माल्फॉय की नाक में एक घिनौनी क्रैक के साथ जा लगी, जिससे वह टूट गया और बेहोश हो गया। सब लोग हैरानी से निक को देख रहे थे, लेकिन उसने दिखाया कि उसके हाथ में उसकी छड़ी भी नहीं है। ब्रूम में खराबी, उसने कहा, और सबने उस पर यकीन कर लिया क्योंकि उन्होंने नेविल की झाड़ू में भी खराबी देखी थी। मैडम हूच वापस आई तो माल्फॉय की नाक से खून बह रहा था, जिससे वह सबसे पूछ रही थी कि क्या हुआ, और जब उसने सबके मुंह से वही बात सुनी तो उसने निक को गहराई से देखा और फिर माल्फॉय को घसीटकर नेविल के पास हॉस्पिटल विंग में ले गई। सच बताओ, क्या तुमने माल्फॉय के साथ जानबूझकर ऐसा किया? ट्रेसी ने धीमी आवाज में पूछा। निक ने अपना सिर हिलाया। मैंने सच में ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं है कि मैं खराबी की शिकायत करने वाला हूँ, उसने ईमानदारी से कहा, क्योंकि इससे वह भी हैरान था। मैल्फॉय के साथ जो हुआ, उसका मतलब निक से छिपा नहीं था, बल्कि उसने क्विडिच खेलने के बारे में सोचना पूरी तरह से बंद कर दिया। उसने पहले ही दिखा दिया था कि वह बहुत टैलेंटेड है और उसे स्काउट्स के गेम देखने से होने वाली दिक्कतों से निपटने की जरूरत नहीं थी। हाँ, प्रोफेशनल क्विडिच स्काउट्स रेगुलर तौर पर हॉगवर्ट्स के गेम में बैठते थे ताकि टैलेंटेड लोगों को ढूंढकर भर्ती किया जा सके। विजार्डिंग वर्ल्ड में इस खेल को प्रोफेशनली खेलने की कम से कम उम्र सिर्फ 16 साल थी, इसलिए गेम में बैठने से टीमें फ्रेश और टैलेंटेड रहती हैं। अगर निक ने क्विडिच खेलने का फैसला किया, तो वह आज से ही बता सकता था कि वह शायद इन स्काउट्स और शायद पब्लिशर्स का भी इस खेल में एक जबरदस्त टैलेंट के तौर पर अपनी ओर बहुत ध्यान खींचेगा। निक को स्कूल में पढ़ाई लिखाई में खुले तौर पर पहचान मिलने से कोई दिक्कत नहीं थी,
लेकिन एक बार जब पूरी विजार्डिंग कम्युनिटी उसकी जिंदगी पर ध्यान देना शुरू कर देगी तो इससे बहुत सारी परेशानियां आएंगी जिसके लिए वह अभी तैयार नहीं होगा। ये बुरा है क्योंकि खेल दिलचस्प लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों की नजरों में आने के लिए चौथे साल तक इंतजार करना सबसे अच्छा होगा। निक ने गंभीरता से सोचा। इसके बाद फ्लाइंग क्लास ऑफिशियली खत्म कर दी गई क्योंकि मैडम हुच को डर था कि कोई और एक्सीडेंट न हो जाए। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी की क्लास थी जिसने निक को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि यह क्लास दिन में इतनी जल्दी क्यों होती है। जब टीचर ऑरोरा सिनिस्ट्रा ने क्लास शुरू की। एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है, मैं प्रोफेसर सिनिस्ट्रा हूँ। जो लोग सोच रहे हैं कि यह क्लास इतनी जल्दी क्यों होती है, तो आपके सवाल का जवाब यह है कि अगर हम अपनी पहली क्लास में आसमान भी देखें तो भी आप में से लगभग कोई भी यह नहीं समझ पाएगा कि आप असल में क्या देख रहे हैं। इसलिए जब तक मैं तुम सबको ऊपर के आसमान को समझने के लिए जरूरी जानकारी में ठीक ठाक माहिर नहीं समझ लेती, तब तक तुम इसके बारे में डिटेल्स रखते रहोगे। मेरा स्टैंडर्ड पूरा होने के बाद यह और तुम्हारी क्लास का शेड्यूल बदल जाएगा, इसलिए प्लीज अपनी पूरी कोशिश करो। सांवली चमड़ी वाली चुड़ैल ने शांति से कहा। किसी को भी हैरानी नहीं हुई कि इस तरह रटना ही वह चीज थी जिसमें हरमाइन कामयाब रही, क्योंकि वह स्पंज की तरह जानकारी सोख लेती थी। निक को भी इन चीजों से ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हालांकि टीचर ने 1 घंटे के छोटे से समय में जितनी ज्यादा जानकारी उनके दिमाग में ठूंसने की कोशिश की, उससे उसे और कई दूसरों को सिरदर्द हो गया। क्लास 10:15 बजे खत्म हुई और स्टूडेंट्स को उनकी पहली दादा क्लास से पहले लंच करने के लिए छुट्टी दे दी गई। हैरी ज्यादातर एस्ट्रोलॉजी क्लास में नहीं था, लेकिन क्योंकि मैकगोनागल खुद उसके साथ थी, इसलिए उसे किसी की नोट्स कॉपी करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसे छुट्टी दे दी गई। जब प्रोफेसर पहले आए और तुम्हें पकड़ लिया, उसके बाद क्या हुआ? रॉन ने हैरी से उत्सुकता से पूछा और कुछ लोग भी सुनने के लिए झुक गए। कुछ दिन पहले रॉन और निक के बीच हुई बहस के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, वे इसे बीती बात कहना चाहते थे। हैरी को ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं थी, बस वही बहस दोबारा न हो, क्योंकि दो स्लीथेरिन लड़कियों को जानने के बाद वह निक से सहमत था कि घर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे दोनों उसके लिए अच्छे लोग और दोस्त थीं। निक को शक था कि किस्मत गोल्डन ट्रायो को फिर से बनाने में लगी है और उसने पक्का अपना मुंह बंद रखा। इससे मदद मिली कि उसे यकीन था कि अगर उसे काफी समय दिया जाए तो रॉन हैरी के असर में काफी अच्छा बन सकता है। बस पार्टी का आखिरी सदस्य बचा है। निक ने उस घने बालों वाली लड़की को एक हल्की सी नजर से देखते हुए सोचा। हैरी ने बताया कि मैकगोनागल ने उसे ग्रिफिंडर क्विडिच टीम में जबरदस्ती भर्ती किया था और साथ ही यह भी बताया कि टीम का कैप्टन पूरे समय उसका टेस्ट ले रहा था जब वह गायब था। रॉन को जलन हुई, लेकिन वह हैरी के लिए खुश था और उसने उसे बधाई दी। निक ने भी हैरी को बधाई दी और मजाक में कहा कि ओलिवर वुड अपने ट्रेनिंग रूटीन के लिए कितने मशहूर थे। तुम्हारा क्या मतलब है? हैरी ने कंफ्यूज होकर पूछा। लगता है वह आदमी टीम को दूसरों से आगे निकलने के लिए थका देता है। लगता है तुम जल्द ही देख लोगे। निक ने हैरी के चेहरे पर डर देखकर हंसते हुए कहा। लंच खत्म होने के बाद स्लीथेरिन और ग्रिफिंडर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट दादा क्लासरूम की ओर गए और कमरे में घुसते ही सबने अजीब चेहरे बनाए। हवा में लहसुन और अगरबत्ती की बहुत ज्यादा बदबू थी, जबकि कमरे में कई तरह की अंधविश्वासी चीजें सजी हुई थी। प्रोफेसर क्विरेल एक पीले रंग के सादे आदमी थे, जिनके सिर पर मोटी बैंगनी पगड़ी बंधी थी और चेहरे पर घबराहट थी। निक जानता था कि यह आदमी बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, बल्कि एक खास बात उसकी आंखों की वजह से ऐसा कर रहा था। उस आदमी की आंखें दरवाजे से अंदर आने वाले हर इंसान को ऐसे देख रही थी जैसे उन्हें जांच रही हों और जज कर रही हों। उसकी नजरें निक और हैरी पर नॉर्मल से ज्यादा देर तक टिकी, खासकर जब वे कमरे में आए और अपनी सीट पर बैठे। डार्क आर्ट्स के खिलाफ डिफेंस में आपका स्वागत है। मैं क्विरिनस क्विरेल हूँ। प्लीज अपनी टेक्स्ट बुक का पेज 12 खोलो। वह पूरे समय हकलाते हुए बोला। मुझे नहीं लगता कि उसे एहसास है कि वह अपना रोल ज्यादा कर रहा है। नेचुरल हकलाना सिर्फ वाक्यों की शुरुआत में होता है। निक ने उस आदमी की हरकत को आसानी से समझ लिया और जान गया कि डम्बलडोर को भी यह जानकारी जरूर पता होगी, मतलब शायद उसे उस आदमी के सिर के पीछे बने चेहरे के बारे में भी पता होगा। धिक्कार है उस बूढ़े आदमी पर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तीसरी मंजिल का कॉरिडोर वोल्डेमॉर्ट के लिए जाल है या हैरी के लिए ट्रायल, या दोनों। निक ने थोड़ी चिढ़ के साथ सोचा। प्रोफेसर के लगातार गलत हकलाने के बावजूद उन्होंने जानकारी ठीक ठाक तरीके से दी। चिढ़ने वाली बात यह थी कि उन्हें बोलने के बाद गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसके अलावा क्लास काफी अच्छी थी। निक ने देखा कि क्लास में समय समय पर वह आदमी उस पर और हैरी पर नजर रखता रहता है,
लेकिन निक ने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि यह मानने से उसकी पीठ पर और भी बड़ा निशाना लग जाता। निक ने यह पक्का किया कि वह उस आदमी की आंखों में कभी ऐसे न देखे जैसे वह उससे डरा हुआ हो, क्योंकि अगर टीचर को सुनार का पता चल जाता तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। ये याद रखना होगा कि वोल्डेमॉर्ट एक माहिर लेजिलिमेंस था और डंबलडोर या स्नैप के उलट, जब उसने इसका इस्तेमाल किया तो उसके इरादे जरूर अच्छे नहीं थे। वह आदमी किसी सिचुएशन पर पूरी तरह कंट्रोल न रख पाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए निक का मन न पड़ पाना उसे गुस्सा दिला सकता था। क्लास बिना किसी घटना के खत्म हो गई और निक ने उस आदमी को अकेला करने का कोई मौका मिलने से पहले ही उसे छोड़ दिया। हाँ, ऐसा करने से वह आदमी काफी चिढ़ सकता था, लेकिन वह कुछ खास नहीं कर सकता था क्योंकि निक स्कूल में एक भूत की तरह था, अगर वह चाहता भी। निक की जादुई सेंसिटिविटी की वजह से उसकी जानकारी के बिना उस पर ट्रैकिंग चार्म लगाना नामुमकिन था क्योंकि वह कहीं भी अकेले जाने से पहले उसे ध्यान से देखता था। ओए निक, आज तुम्हारा कोई प्लान है? ट्रेसी ने हॉल में उसके पास पहुंचते हुए पूछा। मैं लाइब्रेरी में इन्फो सर्फिंग करने जा रहा था। क्यों? निक ने हैरानी से पूछा। अच्छा, मैं सोच रही थी कि क्या तुम्हारे पास उस नए स्पेल का कोई बढ़िया वर्जन है जिसके बारे में हमने अभी सीखा है? उसने शर्माते हुए कहा। निक ने उसे बेपरवाही से देखा। नहीं, और नहीं, मैं ऐसे बेकार के स्पेल के लिए कोई स्पेल बनाने का सोच रहा हूँ, जबकि इग्निस स्पेल पूरी तरह से बेहतर है। उसने नाखुश होकर कहा। क्या उसे लगता है कि मैं पूरे दिन बिना किसी वजह के स्पेल बदलने में अपना समय बर्बाद करता हूँ? उसे यह सोचकर ही बुरा लगा। तो क्या मुझे उस स्पेल का तुम्हारा वर्जन मिल सकता है? उसने उत्सुकता से पूछा। नहीं, मैंने अभी तक इसे नहीं बनाया है, इसलिए तुम्हारी किस्मत खराब है, निक ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, जबकि वह दुखी लग रही थी। अब अगर तुम सच में लाइब्रेरी में मेरी पढ़ाई में मेरे साथ शामिल नहीं होना चाहते, तो मैं अभी जा रहा हूँ, निक ने हंसते हुए कहा और बड़ी सीढ़ियों की तरफ चला गया। इस मंजिल पर उसके पास एक छोटा सा सीक्रेट रास्ता था जो पहली मंजिल तक जाता था और इससे निक का कुछ समय बच जाता। लाइब्रेरी हमेशा की तरह काफी बिजी थी और यहाँ ज्यादातर लोग रेवेनक्लो से थे, हैरानी की बात नहीं। मिस पिंस ने निक के लाइब्रेरी में घुसते ही उसे जोर से घूरा, जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। उसे जल्दी ही लाइब्रेरी की दूसरी तरफ पुराने सेक्शन में एक लंबी बेकार टेबल मिल गई जो नजरों से अच्छी तरह छिपी हुई थी। वहां उसने एक धूल भरी पुरानी किताब उठाई जिस पर मैजिकल थ्योरी हेरामस रॉय की लिखा था, जो साफ तौर पर एक फंडामेंटल की किताब थी। निक को लेखक के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन ये देखते हुए कि उसने किसी भी भाषा की ऐसी कोई किताब नहीं देखी थी जिसमें वह लिखी हो, उसने मान लिया कि वे रिकॉर्डेड हिस्ट्री से भी पुरानी है या बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। निक ने रेगुलर किताब खोली, सोचा था कि जिस पेज पर उसने पढ़ना छोड़ा था उस पर, और लालच से उसमें दी गई जानकारी में डूब गया। लेकिन निक को यह नहीं पता था कि वोल्डेमॉर्ट ने पहले क्लास में भी उसकी असलियत जान ली थी। वह आदमी बेवकूफ नहीं था और उसे अच्छी तरह पता था कि लोग अलग अलग हालात में कैसे काम करते हैं। निक को एक्टिंग का इतना कम अनुभव था कि वह उसकी तेज नजरों को धोखा नहीं दे सकता था, इसलिए वह जानता था कि निक किसी वजह से जानबूझकर उससे दूर रहता है। उसे यकीन था कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि निक को पता चल गया था कि वह क्विरेल के कब्जे में है, बल्कि इसे उसे अपने मकसद में शामिल करना मुश्किल हो गया था। निक ने इतना टैलेंट दिखाया था कि उसे बिना रोक टोक के आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता था और वोल्डेमॉर्ट किसी को अपना दुश्मन नहीं बनने देना चाहता था जब वह उसे रोक सकता था। अगर यह मुमकिन नहीं होता तो वह उसे रोक लेता या खत्म कर देता। निक को पता नहीं था कि वह वोल्डेमॉर्ट के निशाने पर आ गया था, क्योंकि वह जादुई बुनियादी बातों की नॉर्मल किताब में आखिरी थोड़ी सी जानकारी पढ़ रहा था। किताब में बताई गई आखिरी जानकारी पर उसने गुस्से में किताब बंद कर दी। टॉपिक ये था कि जादूगरों के जादू कहाँ से आए और यह कहना भी बेकार था। देखो, किताब में लिखा था कि कोई भी पक्का नहीं जानता था, लेकिन रिकॉर्डेड जानकारी के हिसाब से वे इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे। यह थोड़ी चिंता की बात है कि अगर यह किताब सच है तो। निक ने पुराने सेक्शन वाली किताब पर जाने से पहले गंभीरता से सोचा। पुरानी बुनियादी किताबों से पहले मॉडर्न किताबों को देखने के उनके फैसले का फायदा तुरंत मिला, जब इस किताब की पहली एंट्री जादुई जीवों की शुरुआत के बारे में थी। इस किताब के अनुसार ज्यादातर जादुई जीव पुराने जादूगरों के लोकल जंगली जानवरों या पहले से मौजूद जादुई जीवों पर किए गए एक्सपेरिमेंट का नतीजा थे। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी थे, जैसे फीनिक्स, थंडरबर्ड, यूनिकॉर्न और ड्रैगन। जहां तक इस किताब की बात है, ये प्रजातियां साफ तौर पर हमेशा से मौजूद थीं। नई जादुई प्रजातियों का सबसे बड़ा कारण साफ तौर पर पुराने अल्केमिस्ट थे,
क्योंकि उन्होंने दुनिया के राज खोजने की अपनी कोशिशों में चीजों के कुदरती क्रम के साथ खिलवाड़ किया था। उसके बाद का टॉपिक ट्रांसफिग्रेशन की बेसिक बातों के बारे में था, लेकिन कुछ छोटे मोटे फर्क के साथ कंटेंट मॉडर्न चीजों जैसा ही था। लेकिन एंशिएंट किताब में कवर किए गए तीसरे टॉपिक स्पेल क्राफ्टिंग के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। किताब के मुताबिक पुराने जादूगर आमतौर पर पहले से बने स्पेल नहीं सीखते थे, बल्कि उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से एकदम नया स्पेल बनाना पड़ता था। निक के लिए यह इतना अजीब नहीं था क्योंकि उस समय विजार्डिंग स्कूल असल में कोई चीज नहीं थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि जादूगर अपने मंत्र कैसे बनाते थे। यह एक अजीब तरह से जाना पहचाना प्रोसेस था जिसमें वे अपनी इच्छा शक्ति को अपने फोकस में भरते थे और टॉपिक के अपने ज्ञान के आधार पर जादू करते थे। अगर यह जाना पहचाना लग रहा है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब निक स्मिथ का जादू करने का प्रोसेस पहली नजर में लगभग वैसा ही होता है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि उनका तरीका ज्यादातर ये बताता है कि जादू कोई खास काम करे जिससे वह अस्थिर हो जाए, जबकि निक का प्रोसेस उसे अपनी आत्मा से ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा था जिससे एक अंदाजा लगाया जा सकने वाला नतीजा निकल रहा था। कोई भी इसके बारे में कभी नहीं जान सकता वरना मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा, निक ने गंभीर होकर सोचा। साफ है कि यह किताब अर्थमेंसी और एस्ट्रोलॉजी से स्पेल बनाने से पहले लिखी गई थी, क्योंकि पिछले 1000 सालों से इन्हीं का इस्तेमाल हो रहा था। उससे भी बहुत पहले के जादू आज भी काम करते हैं और लगभग सभी मॉडर्न जादू से बेहतर हैं। इसलिए अगर किसी को पता चला कि निक के पास स्पेल बनाने का पुराना तरीका है, तो पूरी दुनिया उसे ढूंढ लेगी अगर वह इसे शेयर नहीं करता। उसे पुराने जादू और एल्विश क्राफ्टिंग के बीच एक जैसी बातें जानकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि यह मानकर कि दोनों दुनियाओं में जादू एक जैसा काम करता है, तो उनके इस्तेमाल के एक जैसे तरीकों का आना सोचना इतना मुश्किल नहीं था। हालांकि ये पूरी तरह से बुरी खबर नहीं थी, क्योंकि इस जानकारी की वजह से निक को अब कुछ आइडिया आ गया था कि अपनी क्राफ्टिंग स्टाइल की नॉलेज को स्पेल बनाने में कैसे इस्तेमाल किया जाए। हालांकि मैं इसे जल्द ही ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अभी के मैजिक सिस्टम में मास्टरी हासिल करना पहले से ही काफी मुश्किल है। उसने ईमानदारी से सोचा, जबकि उसके पास इसे साबित करने के लिए पूरी लाइब्रेरी थी। निक जानता था कि उसने अब तक जो मैजिक दिखाया है वह पहली नजर में इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन हर एक प्रोफेसर जानता था कि यह असल में एलिमेंट्री है और एक ही नजर में इसे कॉपी कर सकता है। इसमें डंबलडोर जैसे सबसे ऊंचे दर्जे के जादूगरों के बारे में भी नहीं सोचा गया था, जो महारत के मामले में लगभग सभी दूसरे जादूगरों से ऊपर थे। निक इतना बेवकूफ नहीं था कि यह सोचे कि डंबलडोर का लेवल इस जादू के सिस्टम की सबसे बड़ी लिमिट है, बल्कि उसने यह मान लिया कि यह आगे तक पहुंचने के लिए काफी समय न होने की समस्या थी। एक तरह से निक वोल्डेमॉर्ट से सहमत था कि अमरता या कम से कम उम्रहीनता जरूरी थी। दुर्भाग्य से डार्क लॉर्ड्स के तरीके का साइड इफेक्ट यह था कि आपकी क्षमता कम हो जाती थी। असल में दुनिया के सारे समय के बदले एक जिंदगी बहुत अच्छी डील थी, खासकर तब जब आप अपने किए पर पछतावा करके आत्मा के टुकड़े को फिर से सोख सकते थे और अपनी आत्मा को हुए नुकसान को ठीक कर सकते थे। निक को ये बात तब ज्यादा समझ नहीं आई जब उसने किताबों में ये छोटी सी बात पढ़ी, क्योंकि ऐसा करना बहुत आसान था। इंसान छोटी मोटी बातों पर भी पछतावा करते हैं, इसलिए अपने किए पर सच्चा पछतावा करना बहुत आसान था। हालांकि सच में बुरे लोगों को किसी वजह से इससे दिक्कत होती है। निक ने किताब पैक की और डिनर के लिए चला गया, क्योंकि उसका स्वादिष्ट खाना छोड़ने का मन नहीं था। उसके लिए यह एक नॉर्मल खाना था, लेकिन टीचर्स के लिए यह एक अजीब सिचुएशन थी, क्योंकि डंबलडोर ने उन टीचर्स से पूछा जिनकी क्लास में आज निक था, उसने कैसा परफॉर्म किया। मैडम हूच और प्रोफेसर सिनिस्ट्रा दोनों ने उसके बारे में अपने ऑब्जर्वेशंस बताए, जिसमें मैडम हूच ने खास तौर पर यह बताया कि उसने उड़ने में एक असाधारण टैलेंट दिखाया। उन्होंने झाड़ू से जुड़े हर अजीब उदाहरण का जिक्र किया जो उसके पास थी, जिसमें यह भी शामिल था कि कैसे वह इस तरह से खराब हो गई कि माल्फॉय की नाक टूट गई। डंबलडोर यह सुनकर हैरान रह गए और उन्हें निक के पास मौजूद अनोखी छड़ी और उसका कोर याद आ गया, और उन्होंने सोचा कि शायद यही इस खास घटना का कारण हो सकता है। बूढ़े आदमी को निक के टैलेंट पर कोई शक नहीं था, क्योंकि उसने इसे बार बार साबित किया था, लेकिन उसके दिमाग में डिटेल्स डाले बिना उसकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अब तक निक चालाक और वफादार दोनों साबित हुआ था, लेकिन उसने अपना गुस्सा भी दिखाया था, जिसमें वह अपना काम करवाने के लिए बुरी तरह मजाक उड़ाता था और नियमों का गलत इस्तेमाल करता था। हेडमास्टर ने हमेशा घटनाओं को बाहरी नजरिए से देखा था, इसमें शामिल लोगों के दिमाग से, लेकिन वह यह मानने को तैयार थे कि पिछली कोशिश के बाद लड़के के दिमाग को दोबारा टटोलने में उन्हें बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। उस घटना के बाद डंबलडोर को हफ्तों तक सोने में दिक्कत हुई, क्योंकि उन्हें दिखाए गए सीन बहुत परेशान कर रहे थे।
लेकिन प्रोफेसर की टेबल पर एक आदमी था जो निक को मिल रहे इतने सारे अटेंशन से मन ही मन कोस रहा था, वोल्डेमॉर्ट। शुरू में उसने सोचा था कि डंबलडोर सिर्फ निक में दिलचस्पी इसलिए ले रहा था ताकि वह लड़के को अपने रास्ते पर जाने से रोक सके, लेकिन इस समय उसे एहसास हुआ कि यह सच का सिर्फ एक हिस्सा था। बूढ़ा जादूगर किसी वजह से लड़के के बारे में सच में जानना चाहता था और उसके बारे में जानकारी ढूंढने में लगा हुआ था। ये वोल्डेमॉर्ट के लिए एक प्रॉब्लम थी क्योंकि इसका मतलब था कि लड़का उस समय उसकी पहुंच से बाहर था, क्योंकि अगर लड़के को कुछ हो जाता तो यह अनचाहा ध्यान खींचता। इससे वह दुखी था, लेकिन वह लड़के के बारे में कोई भी प्लान गर्मियों की छुट्टियों तक टालने का फैसला कर सकता था, जब इस साल फिलोसोफर स्टोन चुराने से उसे नया शरीर मिल जाएगा। इस बीच निक सफाई से अलग अलग तरह की प्रोटीन वाली चीजें खा रहा था। ये रॉन से बिल्कुल अलग था, जिसका चेहरा उसके गंदे खाने की वजह से ग्रीस और दूसरी चीजों से सना हुआ था। मुझे हैरानी है कि क्या उसको रेमन बनाना आता है। मुझे इस वीकेंड चेक करना चाहिए क्योंकि मेरे पास टाइम होगा। निक ने अचानक सीफूड रेमन खाने का मन किया। हैरानी की बात है कि दावत में कोई सीफूड नहीं था, जो निक के लिए शर्म की बात थी क्योंकि उसे यह बहुत पसंद था। खाना खत्म होने के बाद और निक ने अपना डेजर्ट स्टॉक फिर से भर लिया। वह सोने चला गया क्योंकि दादा के बाद ट्रांसफिग्रेशन और मैजिक की हिस्ट्री के साथ कल उसका दिन मजेदार था। अपनी क्लास के बाकी बच्चों से अलग, निक को पक्का पता था कि वह ट्रांसफिग्रेशन में टैलेंटेड है क्योंकि उसकी छड़ी के डिस्क्रिप्शन में सुप्रीम ट्रांसफिग्रेशन शब्द शामिल थे। इसके बजाय उसे जो प्रॉब्लम थी वह यह थी कि उसे पक्का नहीं पता था कि मैकगोनागल के उसके दिखावा करने से चिढ़ने से पहले वह इसे कितना आगे बढ़ा पाएगा। क्या मैं माचिस को सिर्फ एक सिंपल चांदी की सुई में बदल दूं या इसे दमिश्क में बदल दूं? क्या ये भी बहुत ज्यादा है या मुझे इसे डिजाइन भी देना चाहिए? निक ने सोते हुए सोचा। मैं देख रहा हूं कि तुम फिर से बनाने से पहले अपने आसपास के माहौल में खुद को ढाल रहे हो। अच्छा है, सपने में एक एल्फ ने कहा। शायद अगर मैंने खुद ऐसा किया होता, न कि अपने घमंड का शिकार हुआ होता, तो मेरे लिए चीजें वैसी नहीं होती। उसने सपना खत्म होने से पहले एक उदास आह भरते हुए कहा और निक सुबह फिर से जाग गया। क्या वह बस इसलिए आया था क्योंकि वह आ सकता था या इसके पीछे कोई वजह है? निक कंफ्यूज था क्योंकि सपना खत्म होने से पहले एल्फ ने सिर्फ 2 लाइन ही बोली थी। निक ने अपनी पुरानी किताब खोलकर पढ़ना जारी रखा और यह पक्का किया कि अगले 1 घंटे में कोई और उठ जाए तो उसका कंटेंट नजर न आए। ऐसा ही एक इंसान सच में आया, एक घने बालों वाली सांवली लड़की के रूप में जो उसे देखकर बहुत दुखी लग रही थी। लेकिन वह जा नहीं सकी क्योंकि कर्फ्यू 7 बजे तक खत्म नहीं हुआ था जब नाश्ता शुरू हुआ, इसलिए उसे गुस्से में कॉमन रूम में बैठना पड़ा। उसने ये देखने की कोशिश की कि वह क्या पढ़ रहा है, लेकिन निक को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव थी और यह पता लगाने की कोशिश कर सकती थी कि वह किस भाषा में लिखा है। ये निक के लिए जाहिर तौर पर बुरा होता और इस वजह से उसने उसे ये देखने से मना कर दिया कि वह क्या पढ़ रहा है। उसकी जिज्ञासा पूरी न होने से लड़की और भी चिढ़ गई, लेकिन वह जो चाहती थी उसे पाने के लिए नियम तोड़ने के लिए बहुत सही थी। निक असल में परेशान था कि लड़की का सिर फट सकता है, क्योंकि उसकी नसें उसकी स्किन के नीचे धड़क रही थी और उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। अरे यार, उसकी छड़ी तो उसके हाथ में भी नहीं थी और वह लगातार अपनी बेकाबू जादुई एनर्जी को बाहर निकालने के लिए फड़फड़ा रही थी। जैसे ही 7 बजे निक ने नाश्ते के लिए निकलने से पहले और हरमाइन की सुरक्षा के लिए भी किताब को लालच में डाल दिया। गोल्डन ट्रायो में से किसी एक का गुस्से में एन्यूरिज्म से मर जाना बहुत बुरा होता और निक इससे कोई लेना देना नहीं चाहता था। क्या जादूगरों को भी एन्यूरिज्म हो सकता है? वह ग्रेट हॉल के आधे रास्ते में सोचते सोचते रुक गया। वे जादू से कारणों को दूर कर सकते हैं, है ना? तो नहीं, उसने गहराई से सोचा। ये सोचने के लिए एक अजीब टॉपिक था, लेकिन निक एक अजीब इंसान था, इसलिए यह कोई नई बात नहीं थी। आखिरकार वह ग्रेट हॉल में पहुंचा और कुछ शहद वाला टोस्ट और केले खाए। हैरी लगभग 7:25 पर रॉन और हरमियोन के साथ आया, जो शायद उन्हें देर तक सोने के लिए टोक रहे थे। उसने निक को देखा, लेकिन ऐसा लगा कि उसने उसे इग्नोर करने का फैसला किया, भले ही वह पहले से ही परेशान थी। जैसे ही दादा का समय पास आने लगा, निक ट्रेसी और डैफ्ने के साथ ग्रेट हॉल से निकल गया, ये पक्का करते हुए कि वह वहां सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक हो ताकि वह क्लासरूम के पीछे दरवाजे के पास एक डेस्क ले सके। निक वोल्डेमॉर्ट को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था कि वह कोई चाल चले। हालांकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए यह पूरी क्लास के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज उन्हें क्लास में वही जादू सिखाया गया जो कल सिखाया गया था, जिससे बस रंग लाल से नीला हो गया था। निक एक बार फिर क्लास खत्म होते ही दरवाजे से बाहर निकल गया और ये दिखावा किया कि उसे इसकी
बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही, जिससे उसके दोस्त भी सहमत थे। वह झूठ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि कमरे में सच में बहुत बुरी बदबू आ रही थी और उसकी नाक में दम कर रही थी। एस्ट्रोलॉजी भी पहली क्लास से बेहतर नहीं थी क्योंकि प्रोफेसर सिनिस्ट्रा ने एक बार फिर उन्हें सब्जेक्ट के दिलचस्प हिस्से तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी जानकारी जबरदस्ती उनके गले उतार दी। ये बात तो सबको पता थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें एक साथ बहुत सारी जानकारी कॉपी करने में मजा आता था। उसके बाद लंच आया और निक ने एक बार फिर पेट भरकर खाना खाया और फिर ट्रांसफिग्रेशन क्लासरूम में चला गया। मैकगोनागल सच में कमरे में इंतजार कर रही थी, लेकिन वह डेस्क पर अपनी एनिमेक्स टैबी कैट के रूप में थी। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, उसने बिल्ली से एक जानी पहचानी मुस्कान के साथ कहा, जिससे टीचर हैरान रह गई। उसने बस सिर हिलाया, इससे पहले कि वह कमरे के सामने अपनी सीट पर बैठ गया ताकि उसके बदलाव को करीब से देख सके। अगर उसे यह एहसास हुआ तो उसने उसे रोकने के लिए कोई हरकत नहीं की, इसलिए उसने मान लिया कि उसे यकीन है कि वह इससे कुछ काम का नहीं सीखेगा। फिर भी कोशिश करने लायक है, निक ने कंधे उचकाते हुए कहा। जल्द ही और भी स्टूडेंट्स कमरे में आने लगे, लेकिन निक का ज्यादा ध्यान ब्लैकबोर्ड पर लिखे कंटेंट को कॉपी करने पर था, जिस पर एक स्पेल और कुछ नियम लिखे थे। नॉर्मल, ऐसा मत करो वाले नियम नहीं, बल्कि ट्रांसफिग्रेशन के नियम, जैसे ज्यादातर ट्रांसफिग्रेशन का फॉर्मूला होता है। जब सब क्लासरूम में आ गए तो मैकगोनागल टेबल से कूद गई और हवा में ही अपने नॉर्मल रूप में आ गई। क्लास के ज्यादातर लोगों ने इस ट्रिक पर वाह वाह की, लेकिन निक ने उस बुजुर्ग चुड़ैल को देखकर बस मुस्कुराया, जिसके चेहरे पर हल्की सी खुशी थी। ट्रांसफिग्रेशन हॉगवर्ट्स में सीखा जाने वाला सबसे मुश्किल और खतरनाक जादू है। मेरी क्लास में कोई भी गड़बड़ करेगा तो वह चला जाएगा और वापस नहीं आएगा, तुम्हें वार्निंग दी गई है, उसने सीरियसली कहा और फिर अपनी छड़ी लहराई, जिससे उसकी डेस्क एक जिंदा सांस लेने वाले सुअर में बदल गई, फिर बिना कुछ कहे उसे वापस घुमा दिया। इस डिस्प्ले की वजह से सब क्लास को लेकर एक्साइटेड थे, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि वे काफी समय तक किसी भी चीज को जानवरों में नहीं बदलने वाले थे, बल्कि वे प्रैक्टिकल सेशन में जाने से पहले बहुत सारे मुश्किल नोट्स लेने वाले थे। क्लास का पूरा पहला हिस्सा इन्हीं नोट्स को लेने में लगा था। निक बाकी सबसे बहुत आगे था क्योंकि उसने पहले शुरू किया था और इसलिए उनसे पहले काम खत्म कर लिया था। जब ट्रेसी अभी भी लिख रही थी तो वह बस घमंड से वहीं बैठा रहा, तो ट्रेसी ने उसे घूरा। मैकगोनागल ने खास तौर पर उसके नोट्स देखे क्योंकि वह पहले ही कर चुका था, लेकिन उसने बस हाँ में सिर हिलाया और उसे अकेला छोड़ दिया। जब सबका काम हो गया तो उन्होंने क्लास का दूसरा हिस्सा शुरू होने से पहले अपना मन थोड़ा शांत करने के लिए थोड़ा ब्रेक लिया। तुम मुझे ऐसे कैसे परेशान होने दे सकते हो, मुझे तो लगा था कि हम दोस्त हैं, ट्रेसी ने ड्रामे से पूछा। तुम बोर्ड को उतना ही अच्छे से देख सकते थे जितना मैं देख सकती थी, इसके अलावा मैं यहाँ सबसे पहले आई थी इसलिए मैंने बाकी सबसे पहले शुरू कर दिया था, निक ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मैं अभी भी गुस्से में हूँ और मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जब तुम मुझे कोई ऐसा खास स्पेल दोगे जो किसी और को न पता हो, उसने गाल फुलाते हुए कहा। लगता है मुझे कभी माफ नहीं किया जाएगा, चलो ठीक है, निक ने कंधे उचकाते हुए कहा और प्यार से अपनी छड़ी को एक खास दवा से चमकाने लगा जो इसी काम के लिए बनी थी। ओए, मैं तो मजाक कर रहा था, इतनी आसानी से हार मत मानो, ट्रेसी ने घबराकर कहा। मुझे पता है तुम मेरे बिना क्या करोगी, निक ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह कितना घमंडी, उसने चिढ़ाते हुए कहा। घमंड तब होता है जब तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो जब तुम उन्हें साबित नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस तब होता है जब तुम जानते हो कि तुम कर सकते हो, निक ने समझदारी से कहा। ट्रेसी ने आंखें घुमाई। हाँ, मैं समझ गई, तुम बहुत बढ़िया हो, उसने गुस्से में कहा। बस हम इस बारे में साफ साफ जानते हैं, निक ने हंसते हुए कहा। जल्द ही उनका ब्रेक खत्म हो गया और मैकगोनागल ने अपनी छड़ी लहराई जिससे हर स्टूडेंट के सामने एक एक माचिस रख दी गई। अगले 3 लेसन के लिए तुम्हारा काम है कि तुमने जो जानकारी अभी हासिल की है उसका इस्तेमाल करके अपनी माचिस को सुई में बदलो। तुम शुरू कर सकते हो, उसने स्टूडेंट्स को देखने के लिए क्लास में सबसे आगे खड़े होने से पहले कहा। निक को बस कुछ करना पड़ा, उसने बस अपनी छड़ी से माचिस की तरफ इशारा किया और बोला VRTO। तुरंत उसकी माचिस एकदम सुनहरी सुई में बदल गई जिसमें कुन सिरे पर छेद भी था। मैकगोनागल और बाकी सब हैरान रह गए कि उसने इसे कितना आसान बना दिया था, क्योंकि वह अपनी पहली कोशिश में ही शानदार तरीके से सफल हो गया था। ग्रिफिंडोर को सबसे पहले सफल होने के लिए 10 पॉइंट्स, मैकगोनागल ने साफ साफ कहा क्योंकि उसे शक था कि निक उसके सिरदर्द का कारण बनेगा। ट्रेसी ने निक की नकल करने की कोशिश की लेकिन उसका माचिस एक तरफ से थोड़ा और नुकीला हो गया और वह मुंह बनाने लगी।
मुझे डर है कि यह उन चीजों में से एक नहीं है जिस पर मैं सच में सलाह दे सकूं, क्योंकि यह जादू करने वाले व्यक्ति पर आधारित है, न कि जादू पर। निक ने बेबस होकर कंधे उचकाते हुए कहा जब उसने कुछ लोगों को भीख मांगते हुए देखा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर आयरन, लेकिन अब हम आपसे क्या करवाएं, क्योंकि यह काम साफ तौर पर काफी नहीं है। मैकगोनागल ने इतनी जोर से कहा कि सब सुन सके। निक एक पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर उसके सामने टेबल पर एक सुनहरा गैलियन आ गया। तो फिर एक गेम कैसा रहेगा जो मैंने अभी सोचा है? निक ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैकगोनागल को दिलचस्पी लग रही थी। ओह, और इस गेम के नियम क्या हो सकते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। ये सच में बहुत आसान है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ बेजान से बेजान का ट्रांसफिग्रेशन कर सकता हूँ, इसलिए टॉपिक यही होगा। तो शुरू में मैं इस सिक्के को कई दिखने वाली कमियों के साथ ट्रांसफिगर करूंगा और फिर तुम इसे किसी और चीज में ट्रांसफिगर करोगे, लेकिन एक कमी कम होगी। हम इसे बार बार दोहराएंगे जब तक हम में से कोई और नहीं कर सकता। मटेरियल का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऐसे मामले में आकार और मटेरियल हमेशा एक अलग कॉम्बिनेशन होने चाहिए। निक ने उत्सुकता से समझाया। ट्रांसफिग्रेशन और याददाश्त दोनों की एक्सरसाइज। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें इसमें शामिल करूंगा। मैकगोनागल ने पत्थर के फर्श से एक मुश्किल और आरामदायक कुर्सी को ट्रांसफिगर करने से पहले कहा। निक ने पहले सिक्के को लकड़ी के गोले में बदला, लेकिन कई हिस्से अभी भी सुनहरे थे और वह ऊबड़ खाबड़ था और हर तरफ से डेंटेड था, सच में एक बहुत बुरा बदलाव। फिर मैकगोनागल ने अपनी छड़ी घुमाई और उसे एक छोटी क्विल में बदल दिया जो पहले वाले गोले से थोड़ी ही कम खराब थी। यह बाकी क्लास के लिए आगे पीछे होता रहा, यहाँ तक कि बात बहुत गर्म होने लगी। मैकगोनागल को यह भी एहसास नहीं हुआ कि बाकी क्लास अपना दिया हुआ काम नहीं कर रही थी, बल्कि वे गेम देख रहे थे। समय के साथ ज्यादातर कमियां गायब हो गईं, लेकिन नियमों की वजह से कम एक दिखने वाली कमी हमेशा रहनी चाहिए, इसलिए उस कमी को पहचानना मुश्किल होता गया। क्लास खत्म होने से ठीक पहले मैकगोनागल ने जीतने के लिए थोड़ा गंदा खेल खेला। उसने उस चीज को एक चिड़िया की छोटी कांच की मूर्ति में बदल दिया, लेकिन उसकी जगह रेत के दाने के बराबर एक टुकड़ा बर्फ का था। निक ने देखा और देखा, लेकिन उसे कमी तब तक नहीं मिली जब तक उसने अपनी जीत की घोषणा करते हुए उसे नहीं बताया। उसे साफ तौर पर गेम में मजा आया, क्योंकि वह खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी और उसने क्लास को होमवर्क भी नहीं दिया था। असल में मैकगोनागल ने होमवर्क दिया था, लेकिन क्योंकि यह सिर्फ निक के बनाए इस मजेदार गेम को खेलने के लिए था ताकि वे ट्रांसफिग्रेशन से जान सके, इसलिए ये सच में मायने नहीं रखता था। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने वैसे भी इसे खुद आजमाने का प्लान बनाया था, क्योंकि यह काफी मजेदार लग रहा था, बिल्कुल विजार्ड्स चेस की तरह। मिस्टर आयरन, अगर आप क्लास के बाद रुके तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैकगोनागल ने कहा जब सब अपना सामान पैक कर रहे थे, जिससे उसके दोस्त परेशान हो गए कि वह मुसीबत में है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वह मुसीबत में नहीं है। असल में यह मिस्टर आयरन के लिए बहुत अच्छी बात है। निक के दोस्तों को उसका बचाव करते देखकर प्रोफेसर ने तसल्ली देते हुए कहा। ट्रेसी, डैफ्ने, रॉन और हैरी सब ये सुनकर शांत हो गए और निक ने उनसे कहा कि वे आगे बढ़ें और वह बाद में उनसे मिलेंगे। अकेले में मैकगोनागल ने निक से फिर कहा, मिस्टर आयरन, मैं आपके साथ सीधी बात करूंगी, मुझे नहीं लगता कि मेरे नॉर्मल लेसन से आपको कोई फायदा होगा। उसने आह भरी। ट्रांसफिग्रेशन एक मुश्किल और मेहनत वाली कला है, यहाँ तक कि सबसे आसान चीजों में भी। फिर भी आपके लिए ये लगभग सांस लेने जैसा है, आप इसे अपने आप करते हैं। आमतौर पर मैं सोचती हूँ कि क्या आप सच में मेरे पिछले स्टूडेंट की तरह एक मेटामॉर्फेज हो सकते हैं, जिसके पास इस फील्ड में वैसी ही प्रतिभा है। लेकिन तुम्हारे जबरदस्त टैलेंट के अलावा तुम में इस काबिलियत का कोई बाहरी निशान नहीं दिखता, एक भी नहीं। इससे मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्लास में तुम्हारे साथ क्या करूं। मैकगोनागल ने ईमानदारी से कहा। निक को पता था कि वह कोई मेटामॉर्फेज नहीं है, क्योंकि उसने अनाथालय में ये टेस्ट किया था जब उसे पता चला कि उसमें खून की काबिलियत है। उसे ये सुनकर थोड़ी हैरानी हुई कि उसकी छड़ी से मिला सबसे बड़ा ट्रांसफिग्रेशन टैलेंट लगभग वैसा ही था जैसा कि आर्ट में मौजूद काबिलियत का था। लेकिन अगर आप इस काबिलियत के बारे में जो पता था उस पर गौर करें तो ये बात समझ में आती है। निम्फटोराटोक्स को बदलने के लिए कभी कोशिश करते नहीं दिखाया गया, उसने बस कर दी। निक ने शांति से सोचा, मुझे डर है कि आगे बढ़ने के लिए अल्बस से इस पर बात करनी होगी। प्रोफेसर ने गंभीरता से कहा और निक तुरंत अपने ख्यालों से बाहर निकला और टीचर पर इतनी तेजी से ध्यान दिया कि वह थोड़ी चौंक गई, हालांकि उन्होंने इसे अच्छी तरह छिपा लिया था। मुझे डर है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके लिए उनका ध्यान कैसे चाहिए, क्या आप प्लीज साफ कर सकती हैं? उसने कहा, जबकि वह परेशान न दिखने की कोशिश कर रहा था। वह नाकाम रहा।
क्या कोई वजह है कि तुम एल्बस से इतनी नफरत करती हो? मैकगोनागल ने सख्ती से पूछा। निक उसकी कड़ी नजर के नीचे घबराकर अपनी जगह बदल गया। तुमने शायद पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन अगर उसने कभी कुछ करने का फैसला किया तो उसे असल में कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। क्या तुम सोच भी सकती हो कि मेरे जैसे किसी इंसान के लिए ऐसे इंसान के सामने खड़ा होना कैसा होगा? एक अकेला इंसान मुझे देखे और एक पल में मेरी किस्मत का फैसला कर दे और मैं इसके बारे में कुछ भी न कर सकूं। निक ने अपनी नाराजगी निकालते हुए कहा। डंबलडोर जब से निक इस दुनिया में आया था, तब से उसके सिर पर एक बूट की तरह मंडरा रहा था और भले ही उसने कभी ये दिखाया न हो, ये बात उसे डराती है। मैकगोनागल उसकी बातों से चौंक गई, लेकिन उसने सच में इसके बारे में सोचा और उसकी बात से सहमत हुए बिना नहीं रह सकी। एल्बस जैसे किसी के सामने निक जैसे कमजोर बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि कोई देवता उसे जज कर रहा है। दयालु हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने खुद एक बार वोल्डेमॉर्ट के सामने ऐसी बेबसी महसूस की थी और इसलिए समझती थी कि यह कितना भयानक था। उसने आह भरी, मैं एल्बस के अच्छे स्वभाव का भरोसा दिलाने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन तुम जैसा महसूस कर रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं ये करूंगी, अगर तुम चाहो तो जब मैं उससे तुम्हारी पढ़ाई के बारे में बात करूंगी तो तुम्हें वहां मौजूद रहने की जरूरत नहीं होगी। उसने उसे शांत करने की कोशिश में प्यार से कहा। निक ने राहत की सांस लेते हुए साफ तौर पर आराम महसूस किया। मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा होगा, उसने ईमानदारी से कहा। उसके बाद यह मीटिंग खत्म हो गई और मैकगोनागल उसे जाते हुए बस उलझन भरे चेहरे के साथ देख सकती थी। निक ने जाते हुए आह भरी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुरे आदमी को इस बारे में पता न चले, लेकिन आखिर में ऐसा होना ही था। मैं समझता हूँ कि उस आदमी के इरादे अच्छे हैं, लेकिन सच तो यह है कि मैं एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हूँ जिसे वह सिर्फ एक सोच से कुचल सकता है। जब तक मुझे उस आदमी से किसी तरह की सुरक्षा नहीं मिल जाती, मैं उससे जितना हो सके दूर रहना चाहता हूँ। उसने गंभीरता से सोचा और फिर जबरदस्ती खुद को खुश किया और अपने दोस्तों से मिलने चला गया, क्योंकि उन्हें उसकी परेशानियों के बारे में जानने की जरूरत नहीं थी। निक अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने में काफी अच्छा था, क्योंकि हर समय पत्थर जैसा चेहरा बनाए रखने से लोग आपसे दूर भागते हैं। पब्लिक में फिट होने के लिए आपको शांत या खुश दिखना होता है। ये बात उसने अपनी पिछली जिंदगी में मुश्किल से सीखी थी। हालांकि इस दुनिया में जिन जानकारी की कमी थी, वे यादें चली गईं, लेकिन उसकी आदतें और स्वभाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। असल में पिछली दुनिया की यादें खोने से उसके व्यक्तित्व पर कोई खास असर नहीं पड़ा, जिसे उसने किसी रहस्यमयी चीज की वजह से माना जिसे वह उस समय समझ नहीं पा रहा था। वह जल्द ही अपने दोस्तों के पास पहुंच गया, लेकिन उसने देखा कि वे कितनी अजीब हालत में थे, क्योंकि रॉन उन दोनों लड़कियों से बचने की कोशिश कर रहा था। इतना बेवकूफ बनना बंद करो और उन्हें जज करने से पहले उन्हें जानने की कोशिश करो, वे काती नहीं हैं। निक ने शरारती मुस्कान के साथ रॉन से कहा। ठीक है, ट्रेसी काट सकती है, लेकिन वह इस मामले में अलग है। उसने मजाक किया और ट्रेसी को बुरा लगा, लेकिन हैरी और डैफनी हंस पड़े। रॉन ये देखकर थोड़ा शांत हुआ कि वे असल में नॉर्मल लोग थे और घबराहट में उस एक चीज के बारे में बातचीत शुरू करने की कोशिश की जिसके बारे में उसे पता था, क्विडिच। डैफनी गुस्से में बस आहें भर सकी, क्योंकि पता चला कि ट्रेसी भी क्विडिच की बहुत बड़ी फैन थी। तो मैकगोनागल के साथ वो पूरी बात क्या थी? हैरी ने बाकी सबका ध्यान वापस निक की तरफ खींचते हुए पूछा। धर तेरे की हैरी, मैंने तो सबको लगभग भुला ही दिया था जब तक तुमने जाकर कुछ कहा नहीं। निक ने मन ही मन कोसा। बात बस इस बारे में थी कि मैं इतना एडवांस्ड हूं कि हमारे बाकी साल के साथ सीख नहीं सकता। उसने ऐसे कहा जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। क्या? वे सब हैरान होकर बोले, जिससे निक थोड़ा झिझका। तुम्हें क्या नहीं लगा कि मैं उस गेम में किस्मत के साथ प्रोफेसर के साथ बना रहा? निक ने मजाक उड़ाते हुए पूछा। लेकिन कैसे? ट्रेसी ने जलन से पूछा। निक ने कंधे उचकाए। ज्यादातर टैलेंट, ये सब्जेक्ट मुझे आसानी से समझ आ जाता है। उसने कंधे उचकाते हुए कहा। यह बिल्कुल सही नहीं है, ट्रेसी ने मुंह बनाते हुए कहा और निक उसकी इस हरकत पर हंसा। मैंने ऐसा होना नहीं चुना, तुम्हें पता है, निक ने ईमानदारी से कहा। क्या तुम, मुझे नहीं पता, आराम नहीं कर सकती ताकि हम बाकी लोग इतने बुरे न दिखें? उसने गुस्से में पूछा। निक ने नाक सिकुड़ी। बिल्कुल नहीं, ये किसी और के फायदे के लिए मेरी काबिलियत को बर्बाद करना होगा। ये तो ऐसा है जैसे हैरी से उड़ना बंद करने के लिए कहना, क्योंकि वह इसमें बहुत टैलेंटेड है, बल्कि उसके साथ गलत है ना? निक ने गंभीरता से कहा। हाँ, मुझे पता है, लेकिन फिर भी, ट्रेसी ने उदास होकर कहा। खुश हो जाओ दोस्त, मैं कहीं दूर नहीं जा रही हूँ,
बस तुमसे थोड़ा अलग सीख रही हूँ। निक ने उसे खुश करने के लिए कहा। तुम्हें पता है, वह बस तुम्हें कोई अनोखा जादू या कुछ और सिखाना चाहती है ना? डैफ्ने ने पूछा, जिससे उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने धोखा दिया और हैरी ने हंसी। ओह, मुझे पता है, लेकिन अभी उसके लिए ये सोचना बहुत जल्दी है कि वह मुझसे कोई धोखा कर सकती है। निक ने मुस्कुराते हुए कहा, धत तेरे की, मुझे पक्का यकीन था कि यह प्लान काम करेगा। ट्रेसी अपनी नाकामी पर कोसने लगी और रॉन समेत सब लोग हंस पड़े। तुम्हें पता है कि तुम खुद ही कोई जादू बदल सकती हो, है ना? निक ने मुस्कुराते हुए पूछा, उसे उसका जवाब पहले से पता था। क्या, मैं ऐसा क्यों करूंगा जब तुम पहले से ही चीजों का चलता फिरता खजाना हो? ट्रेसी ने मजाक उड़ाते हुए पूछा। निक ने कंधे उचकाए, कोई आइडिया नहीं, लेकिन फिर कोई भी आदमी नहीं जानता कि औरतें ऐसा क्यों करती हैं, या कम से कम अगर कोई जानता भी है तो वे यह बात नहीं जानती, उसने कहा और दूसरे लड़कों ने उसकी समझदारी पर सिर हिलाया। लड़कियों ने उस टॉपिक पर बहस करने की कोशिश की, लेकिन लड़कों के बहुत सारे सबूतों के आगे भी जल्दी ही हार गईं। ग्रुप ने बेशक प्रोफेसर का दिया होमवर्क पूरा किया और निक ने उन्हें जितना हो सके उतना बेहतर बनाने में मदद की। एक मजेदार बात जो निक ने देखी, जब उसके दोस्तों जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स ने गेम खेला, तो वे भी इस आर्ट में बहुत तेजी से आगे बढ़े। बेशक उसकी तरह नहीं, लेकिन गेम ने उनमें ट्रांसफिग्रेशन की बेसिक बातें डालने में अच्छा काम किया, जिससे वे किसी चीज को बहुत आसानी से बदल पाए। दिन 2 घंटे में आ गया और ग्रुप अपने अपने घर के हिसाब से खाना खाने के लिए अलग हो गया। हैरी, निक और रॉन इस बारे में बात करते रहे कि हैग्रिड क्या चाहेगा, क्योंकि हैरी को नाश्ते में हाफ जायंट से मिलने का न्योता मिला था। ये कल उनके खाली समय के लिए तय था, इसलिए हो सकता है कि यह सिर्फ एक सोशल विजिट हो ताकि पता चल सके कि हैरी का पहला हफ्ता कैसा जा रहा है। निक को याद आया कि यह तब की बात है जब गोल्डन ट्रायो को पता चला कि किताबों में तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में क्या गार्ड किया जा रहा था। अजीब बात है कि मालफॉय का हैरी को विजार्डिंग ड्यूल के लिए चैलेंज करने की शुरुआती घटनाओं में से एक अभी तक हुई ही नहीं थी, इसलिए उनके लिए ये जानना उतना जरूरी नहीं था। डंबलडोर ग्रेट हॉल में प्रोफेसर की टेबल से निक को देखते हुए हैरान रह गए। उन्होंने पहले मिनवा से बात की थी और जाना था कि वह लड़का न सिर्फ मेटामॉर्फेक्स जितना ही ट्रांसफिग्रेशन मैजिक में काबिल था, बल्कि उसे सिचुएशनल अवेयरनेस का श्राप भी मिला था। उसकी उम्र के ज्यादातर बच्चों को यह एहसास नहीं होता कि उसकी ताकत और असर क्या कर सकता है, लेकिन निक को पता था और इससे वह उससे साफ तौर पर डर गया था। डंबलडोर के लिए यह अजीब बात थी कि लड़का उससे डरता है जबकि वह लड़के की पोटेंशियल से डरता था। इससे स्कूल में लड़के के बर्ताव के बारे में काफी कुछ पता चला, लेकिन वह ठंडे इंट्रोवर्ट और चमकदार एक्सट्रोवर्ट का एक अजीब मिक्सचर था। बहुत ज्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस एक बहुत बड़ा श्राप है, क्योंकि इससे कोई पैरानॉइड हो सकता है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का पूरा मजा नहीं ले पाता। बदकिस्मती से इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अभी कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके और मेरे बीच का गैप बहुत ज्यादा है और वह ये जानता है। रुको, शायद। डंबलडोर सोच में पड़ गए, लेकिन उनके दिमाग में एक प्लान बनते ही वह हल्के से मुस्कुराए। अगले दिन निक सुबह सुबह उठे और कपड़े पहनकर तुरंत कॉमन रूम से निकलकर पास के बंद पड़े क्लासरूम में चले गए। निक ने सोचा कि जब तक किस्मत अपना जादू न चला दे, तब तक हरमाइन से पूरी तरह दूर रहना ही सबसे अच्छा होगा। इसके अलावा ये बहुत परेशान करने वाला है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसे उससे हर दिन छिपाना पड़ता है ताकि वह इसे समझने की कोशिश न करे। निक ने ईमानदारी से सोचा और शांति से अपनी किताब पढ़ने के लिए कुर्सी पर बैठ गया। बदकिस्मती से उसने हरमाइन की जिद्दी होने का अंदाजा कम लगाया था जब वह उसे ग्रिफिंडोर टावर में नहीं ढूंढ पाई थी। तुम यहाँ क्यों हो? निक ने अपनी शांति में खलल डालने वाले घने बालों से चिढ़कर पूछा। तुम कॉमन रूम में नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। उसने ऐसे कहा जैसे इस बात का कोई मतलब हो। ठीक है, लेकिन तुम मुझे ढूंढने क्यों आए थे? मुझे लगा कि मैंने ये साफ साफ कह दिया था कि मुझे उस बचकाने कंपटीशन में कोई दिलचस्पी नहीं है जो तुम्हें लगता है कि हम कर रहे हैं। निक ने बहुत गुस्से में कहा। लड़की उसकी घूरती नजरों से मुरझा गई, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाई क्योंकि वह सही था और सिर्फ उसे ही परवाह थी। वह बस रो पड़ी और इस हालत से परेशान होकर क्लासरूम से भाग गई, जबकि निक सोच रहा था कि क्या उसके प्लान इस परेशानी के लायक हैं। 7 बजे निक ने किताब बंद कर दी। पिछले 1 घंटे में उसने कुछ खास नहीं सीखा था, बस नॉर्मल किताब में कुछ छोटी मोटी बातें छूट गई थी। वह बड़े हॉल में गया और टेबल पर बैठ गया, जहां उसने पेपर जैक चीज और बेकन के साथ कुछ ग्रिट्स ऑर्डर किए। आज का शेड्यूल थोड़ा अजीब था क्योंकि इसमें 2 पीरियड वाली 2 क्लास थी, हालांकि इस बार सिर्फ पोर्शंस की क्लास थी।
आज की क्लास एस्ट्रोनॉमी, चार्म्स और आखिर में पोशंस थी और कोई भी उनसे खुश नहीं लग रहा था। इसकी अच्छी वजह भी थी क्योंकि पहली क्लास असल में एक रटने वाला सेशन था जिसके बाद लुमोस चार्म पर एक हल्का फुल्का प्रैक्टिकल सेशन था। सबसे बुरा हिस्सा स्नैप की क्लास थी क्योंकि उसने आखिर में हैरी की कमी पकड़ ली और इसके लिए हाउस से 10 पॉइंट्स ले लिए। निक ने बेशक उस नुकसान की भरपाई एक और एकदम सही तरीके से बने पोषण इस बार विगेनवेल्ड से की। ये पोषण एक बार फिर स्नैप की दी हुई एक बदली हुई रेसिपी थी, लेकिन निक इसे और बेहतर नहीं बना सका क्योंकि यह जैसा है वैसा ही एकदम सही लग रहा था। ये बहुत बुरा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उस चिपचिपे बेवकूफ ने पॉइंट्स ले लिए क्योंकि हैरी को नहीं पता था कि विगेनवेल्ड के लिए कौन सा सैलामेंडर का खून सबसे अच्छा है। और क्या तुमने देखा कि वह हैरी को कैसे देखता है, जैसे वह उसे मरवाना चाहता हो। रॉन क्लासरूम से जाते हुए जोर जोर से गुस्से में था। निक ने कंधे उचकाए। सब जानते हैं कि वह ग्रिफिंडोर से नफरत करता है। मुझे लगता है कि वह मुझे सिर्फ इसलिए पॉइंट्स देता है ताकि उसे स्लीथेरिन को ज्यादा देने का बहाना मिल जाए। बुरा मत मानना लड़कियों, निक ने कहा, और डैफनी या ट्रेसी में से किसी को भी इस कड़ी लेकिन सही बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। हैरी स्नैप से ज्यादा परेशान नहीं लग रहा था, जो निक को मजेदार लगा क्योंकि इससे वो खुशी सीधे तौर पर खत्म हो गई। जो बड़ा बैटमैन बनना चाहता था उसे उससे नाराज करके मिलती थी। तुम दोनों हमारे साथ हैग्रिड से मिलने जाओगे या नहीं? निक ने दोनों लड़कियों से पूछा जब वे अलग होने की जगह पर पहुंची। मुझे साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत न हो तो, डैफनी ने उम्मीद से कहा। ट्रेसी ने इस पर सहमति में सिर हिलाया। हाँ, उसने जो कहा। और इसलिए निक ने समझ में सिर हिलाया और महल के मैदान में चला गया। दूर एक टूटी फूटी दिखने वाली पत्थर की झोपड़ी थी जिसके चारों ओर कई बगीचे थे जिनमें कद्दू सबसे खास थे, जिन पर बड़े बड़े नारंगी फल लगे थे। महल से हैग्रिड के गार्डन के किनारे तक पहुंचने के लिए थोड़ा चलना पड़ा क्योंकि स्कूल का एरिया सच में बहुत बड़ा था, अगर आप झील और जंगल को भी जोड़ लें। महल के बाहर का मैदान जिसे निक और दूसरों को पार करना था वह आसानी से कुछ मील चौड़ा था। इसका मतलब था कि झोपड़ी तक पहुंचने और बड़े खुरदुरे लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक देने में पूरे 30 मिनट लग गए। भौंक भौंक, हैग्रिड के कुत्ते ने आवाज सुनकर अलर्ट हो गया, इससे पहले कि हैग्रिड ने उसे चुप करा दिया। नीचे फैंग, वे दोस्त हैं, आधे विशालकाय ने दरवाजा खोलने से पहले कठोरता से कहा। ग्रुप को गंदगी, जड़ी बूटियों और जानवरों की गंध के साथ साथ फायरप्लेस में जलती आग की गर्मी ने चौंका दिया। निक को छोड़कर बाकी सभी गर्मी में असहज लग रहे थे, लेकिन फिर भी झोपड़ी में घुस गए। अब यह एक ऐसा नजारा है जो मैं अक्सर नहीं देखता, स्लीथेरिन और ग्रिफिंडोर बिना किसी परेशानी के, हैग्रिड ने हैरानी से कहा। यह मेरी गलती होगी, निक ने हंसते हुए कहा। हैग्रिड ने निक के कंधे पर थपथपाया जिससे वह जोर से दर्द से कराह उठा। बहुत बढ़िया लड़के, मुझे खुद कभी इस पूरी दुश्मनी वाली बात की ज्यादा परवाह नहीं थी। ये देखकर अच्छा लगा कि मैं इसमें अकेला नहीं हूँ, उस आदमी ने खुशी से कहा। डेफने, ट्रेसी और रॉन ने अपना परिचय दिया और उस बड़े खुरदुरे सोफे पर आराम से बैठने की कोशिश की। निक जब आग के पास बैठा तो उसे कुछ अजीब नजरों से देखा गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वह अनजाने में उस गर्मी से आराम महसूस कर रहा था जो उसके शरीर को भट्टी जैसी लग रही थी और उसका दिमाग एकदम साफ हो गया था। उसकी आत्मा और शरीर में ये बदलाव एक क्राफ्टिंग तरीके से हुआ था, इसलिए वह तापमान के मामले में एक वर्कशॉप जैसे माहौल में सबसे ज्यादा आराम महसूस कर रहा था। यह उन बदलावों में से सिर्फ पहला था जिनसे वह अंदर से गुजर रहा था, लेकिन फिर भी ये बताने लायक है। चाय और केक, हैग्रिड ने केतली में पानी भरते हुए कहा। मैं चाय तो लूंगा लेकिन केक नहीं लूंगा, थैंक्स, निक ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़कियों और हैरी ने उसकी बात मानी, लेकिन रॉन को लगा कि जो केक दिए जा रहे हैं वे नॉर्मल खाना है और कुछ के लिए मान भी गया, लेकिन वह गलत था। उसे एक भूरी चीज मिली जो ब्रेड से बनी हॉकी पक जैसी दिख रही थी और दोगुनी सख्त थी। उसे मुश्किल से पता चला कि हैग्रिड के केक में से किसी एक को जितना हो सके जोर से काटना एक गलत फैसला था क्योंकि उसका एक दांत टूट गया। जब ये हुआ तो हैग्रिड कंफ्यूज लग रहा था और उसने केक को चेक किया कि उसमें क्या गड़बड़ है, लेकिन उसे समझ नहीं आया। हैरी और लड़कियां खुश थी कि उन्होंने ये घटना होते देखने के बाद निक की बात मानी। इस बीच निक कैसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसे पता ही नहीं कि हैग्रिड के बनाए केक इंसानों के खाने के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, जबकि वह चाय पी रहा था। चाय केक के मुकाबले काफी अच्छी थी, जो समझ में आता था क्योंकि हैग्रिड ने पौधे खुद उगाए थे और समय के साथ प्रोफेसर स्प्राउट की मदद से उन्हें क्रॉस ब्रीड करके ये बनाया था। तो तुमने आखिरकार अपना स्कूल का पहला हफ्ता पूरा कर लिया, तुम्हें क्या लगता है? हैग्रिड ने एक बड़ी आराम कुर्सी पर चाय, पत्तियों और सब कुछ लेकर बैठते हुए पूछा।
स्नैप या बिन्स का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई शिकायत नहीं कर सकता। निक ने ईमानदारी से कहा। उसके जैसा ही, लेकिन उस लिस्ट में क्विरेल को भी जोड़ लो, वह आदमी बहुत ज्यादा हकलाता है। ट्रेसी ने शिकायत की। हाँ, वह पहले ऐसा नहीं था, लेकिन वह 1 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए गया और ऐसे ही वापस आ गया। सच में अफसोस की बात है। हैग्रिड ने उसकी बात समझते हुए कहा। बाकी 2 के मामले में उनके अपने मुद्दे हैं, लेकिन क्योंकि डम्बलडोर उन पर भरोसा करते हैं, तो वे अपने काम में ठीक होंगे। आधे विशालकाय ने जानबूझकर हैरी की तरफ नहीं देखा। निक जानता था कि जब जेम्स पॉटर हॉगवर्ट्स के मैदान में घूमता था, तो हैग्रिड ग्राउंड्स कीपर था और उसे पता था कि स्नैप के साथ उस आदमी और उसके दोस्तों ने कैसा बर्ताव किया था। हैग्रिड हैरी को यह समझाना नहीं चाहता था कि स्नैप उससे इसलिए नफरत करता था क्योंकि उसके पिता, जो एक अच्छे इंसान थे और अब मर चुके हैं, स्कूल में एक खतरनाक बदमाश थे। यह इतना बुरा था कि किताबों में इसकी जो छोटी सी झलक मिली, वही निक को उस समय उस आदमी से नफरत करने के लिए काफी थी। जेम्स पॉटर और उसके दोस्तों जैसे गुंडे आम गुंडों से अलग थे, क्योंकि वे असल में स्नैप को टारगेट करने के लिए हद पार कर गए थे, जो अपनी सुविधा के बजाय अपने काम से काम रखता था। वह मर चुका है, शांत हो जाओ। निक ने खुद को उस पुराने समय के बारे में सोचकर परेशान होने के लिए डांटा। अगर सब ठीक रहा तो मैं सोमवार तक अपनी वर्कशॉप सेट कर लूंगा, तो तुम हमारे फ्री पीरियड में कभी मुझसे मिलने आ सकते हो। निक ने बात बदलते हुए कहा। ओह सच में, तुम्हें वर्कशॉप की क्या जरूरत है? हैग्रिड ने दिलचस्पी से पूछा। निक ने लालच दिखाया। मैं एक अंगूठी बनाने वाला हूँ और मुझे अपना काम करने के लिए वर्कशॉप की जरूरत है, उसने ईमानदारी से कहा। हैग्रिड हैरान लेकिन इम्प्रेस्ड दिखा। अंगूठी थोड़ी अजीब लग रही है, जिस तरह से यह ऐसे हिलती है, लगता है इसमें खुजली होगी, उसने ईमानदारी से कहा। निक ने अंगूठी उतारकर उसे फेंक दी। बिल्कुल नहीं, ट्राई करके देखो, उसने सुझाव दिया और हैग्रिड कंफ्यूज्ड लगा, लेकिन उसने ट्राई किया। अंगूठी कई साइज बड़ी हो गई और उसकी पॉइंटर फिंगर पर एकदम फिट हो गई। निक को छोड़कर बाकी सभी को बहुत हैरानी हुई। जरा इसे देखो, ये बहुत अच्छा फिट बैठता है और मुझे तो लग भी नहीं रहा कि यह हिल भी रहा है, हैग्रिड ने एक्साइटेड होकर कहा। रुको, मुझे लगा तुमने कहा था कि तुमने इसे खरीदा है, ट्रेसी ने सवालिया अंदाज में कहा। निक मुस्कुराया और सिर हिलाया। नहीं, मैंने कहा था कि इसे पाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने इसे खरीदा है, उसने शरारत से कहा। दोनों लड़कियों ने बातचीत के बारे में सोचा और याद किया कि उसने सच में यही कहा था। तुमने हमें धोखा दिया, ट्रेसी गुस्से में बोली और डैफनी ने भी वैसा ही किया। निक ने मजाक उड़ाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुमने खुद को धोखा दिया जबकि मैं पूरी तरह ईमानदार था, उसने शांति से कहा। तुम्हें पता था कि हमें लगा कि तुमने इसे खरीदा है, उसने तो ये भी कहा था कि ब्लडलाइन टेस्ट करवाने के बाद तुम और भी बहुत कुछ खरीद सकते हो, ट्रेसी ने बचाव करते हुए कहा जब उसे एहसास हुआ कि निक बहस जीत रहा है। जब वह गलत नहीं थी तो मैं तुम्हें क्यों सही करूंगा, निक ने घमंड से पूछा, ये जानते हुए कि वह जीत गया है। ट्रेसी एक पल के लिए सुनहरी मछली की तरह दिखी क्योंकि उसने अपना मुंह खोला और बंद किया, उसे गलत साबित करने का कोई तरीका खोजने की कोशिश कर रही थी लेकिन नाकाम रही। देखो, तुम कोई बहस भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं सही हूं, इसलिए चिल करो, यह कोई बड़ी बात नहीं है, निक ने कहा और ट्रेसी दुखी होकर मुंह बना लिया। हैग्रिड उनकी हरकतों पर हंसा। मैंने पहले चेक नहीं किया, लेकिन वह चीज क्या करती है, उसने हैरानी से पूछा। ओह, यह अब तक मेरी सबसे पसंदीदा चीज है, निक ने एक्साइटेड होकर कहा। देखो, नॉर्मली यह सिर्फ एक स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है, जैसे एक एक्सपेंडेड बैग, लेकिन जब कोई इसे चुराने या इससे चोरी करने की कोशिश करता है, तो यह उनका सबसे बड़ा डर बन जाता है और उन पर हमला कर देता है। मैंने इसे लालच नाम दिया है क्योंकि पाप की तरह ही यह आपको चोट पहुंचा सकता है, निक ने उन्हें दिखाने के लिए रिंग से एक ब्राउनी निकालते हुए गर्व से समझाया। लगता है बोगाट जैसा है, गंदी चीजें महल में खाली क्लासरूम में आ जाती हैं और उनसे निपटना कभी मजेदार नहीं होता, हैग्रिड ने गुस्से से कहा। जब मैंने अंगूठी बनाई थी तो मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली थी, स्टोरेज एन्चेंटमेंट मेरा काम नहीं था, इसलिए दुख की बात है कि मैं दूसरी नहीं बना सकता, निक ने अफसोस से कहा। हमें बस लगा कि यह एक स्टोरेज रिंग है, लेकिन यह इस पूरे समय हमारे डर का कारण बन सकती थी, ट्रेसी ने चमकती हुई हिलती हुई अंगूठी को सावधानी से देखते हुए पूछा। निक ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये तभी बदलती है जब कोई इसे लेने की कोशिश करता है या इसमें से कुछ हिस्सा लेता है जो इसे पहनने वाला नहीं है, वरना ये पूरी तरह से नुकसानदायक नहीं है, उसने ईमानदारी से कहा।
मेरा सामान भी बहुत काम का है, क्योंकि अगर मुझे उस विषय के बारे में काफी जानकारी है तो मैं उनसे लगभग कुछ भी करवा सकता हूँ, कुछ भी सोच सकता हूँ जो काम का लगे। निक ने हैग्रिड को सुझाव दिया, जो सोच में पड़ गया। मुझे हमेशा अपने गार्डन से स्लग को दूर रखने में दिक्कत होती है। वह कुछ देर बाद कहता है और निक की आंख के ऊपर हल्की सी झुरझुरी हुई कि उसने हर चीज में से स्लग रिपेलेंट कैसे चुना। थोड़ा आसान है, लेकिन हाँ, अगर मैं चाहूं तो स्लग को दूर रखने के लिए एक रिंग बना सकता हूँ। निक ने ईमानदारी से कहा, अगर तुम कर सको तो मुझे तुम्हारे काम के पैसे देने में बहुत खुशी होगी। हैग्रिड ने उत्सुकता से कहा, क्योंकि वह वैसे भी स्लग रिपेलेंट खरीदने में बहुत पैसा खर्च करता है। निक ने सिर हिलाया। रिंग से असर कितने बड़े एरिया में फैलना चाहिए? उसने इस समय सारा काम का पूछा। पेमेंट के वादे ने निक के अंदर के गॉब्लिन को बाहर ला दिया था, जो डील करना चाहता था। अगर तुम इसे मेरे गार्डन को कवर करने के लिए ठीक कर सको तो मुझे लगता है कि यह ठीक रहेगा। हैग्रिड ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, एक पल के लिए इस बात को रोको। निक ने कहा और झोपड़ी से उठकर उस जगह का जायजा लेने के लिए बाहर निकल गया। अगर मैं झोपड़ी को इलाके के बीच में लगभग 25 गज की दूरी पर चारों तरफ रखूं तो ये काम कर जाएगा। निक ने ध्यान से चारों ओर देखते हुए सोचा। फिर वह झोपड़ी में वापस गया और बैठ गया। मैं स्लग रिपेलेंट मैजिक से रिंग को उसके चारों ओर 25 गज के इलाके को कवर करने लायक बना सकता हूं, ताकि तुम रिंग को अपने कमरे से लटका सको और स्लग को अपने बगीचों से दूर रख सको। निक ने ये देखने के लिए कहा कि क्या ये काम करेगा। अगर आप कर सके तो मेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा, धन्यवाद। हैग्रिड ने उत्सुकता से कहा, वर्कशॉप सेटअप करने के तुरंत बाद मैं इसे आपको दे पाऊंगा। निक ने एक छोटे नोटपैड पर बाद के लिए ऑर्डर और स्पेसिफिकेशन लिखते हुए कहा, आपको लगता है कि इसमें मुझे कितना खर्च आएगा? हैग्रिड ने उत्सुकता से पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किसी खास चीज से बनवाना चाहते हैं या नहीं, जिसमें कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट हो। अगर आप सिर्फ एक प्लेन ड्रैगन स्टील रिंग चाहते हैं जिसमें सिर्फ एक एन्चेंटमेंट हो, तो यह एक गैलियन और 4 सिकल का होगा और एन्चेंटमेंट कभी खराब नहीं होगा, इसलिए ज्यादातर आर्टिफैक्ट्स के उलट इसे रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। निक ने थोड़ा मन में अंदाजा लगाने के बाद कहा, अगर तुमने कहा कि यह बहुत बढ़िया सौदा है, तो क्या तुम्हें पक्का है कि तुम्हें और नहीं चाहिए? हैग्रिड ने कहा। उसे चिंता थी कि निक उसे बड़ा डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन निक ने मजाक उड़ाया। मैं एक घमंडी इंसान हूँ, इसलिए मैं हमेशा उतना ही चार्ज करूंगा जितना मुझे लगता है कि मेरे काम की कीमत है। इसे कभी मत भूलना, उसने सख्ती से कहा और बाकी सब लोग सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। समझ गया, लड़के को नाराज करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, हैग्रिड ने गंभीरता से कहा और एक पल के लिए अपने कोट में हाथ डाला। लो, मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे बाद में याद न रखना पड़े। मैं नंबर्स में इतना अच्छा नहीं हूँ, समझे? हैग्रिड ने कहा और एक थोड़ा धुंधला हुआ सोने का सिक्का और 4 चांदी के सिक्के दिए। निक ने अपने नोटपैड पर हैग्रिड के ऑर्डर की जानकारी के बगल में एक छोटा सा नोट बनाया। पेमेंट पहले ही दे दिया गया है, ASAP डिलीवर करें। फिर उसने पैसे ग्रिड में जमा कर दिए और आधे जायंट की तरफ सिर हिलाया। जैसे ही ये तैयार हो जाएगा, मैं तुम्हें तैयार प्रोडक्ट भेज दूंगा। निक ने गंभीरता से कहा, कोई बात नहीं, इसे नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, उल्लू भी चलेगा। हैग्रिड ने कहा, क्या मैं भी एक अंगूठी ऑर्डर कर सकती हूँ? डैफनी ने अचानक सबको चौंकाते हुए कहा, क्योंकि वह अक्सर चुप रहती थी। तुम्हारे मन में क्या है? मुझे जादू करने के लिए सब्जेक्ट जानना होगा, इसलिए अगर यह पढ़ने में मुश्किल टॉपिक है तो मुझे ज्यादा समय लग सकता है। निक ने ईमानदारी से कहा, क्या तुम ऐसी अंगूठी बना सकते हो जो दिमाग को बचाए? उसने धीरे से पूछा, लेकिन सबने उसकी बात सुन ली। यह माइंड आर्ट का एरिया है, उसे इसके बारे में शायद पता नहीं होगा। हैग्रिड ने सख्ती से कहा, लेकिन निक ने उसे बीच में ही टोक दिया। मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये सस्ता नहीं होगा और इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा, क्योंकि मुझे सबसे अच्छे रिजल्ट के लिए इस टॉपिक पर थोड़ी रिसर्च करनी होगी, उसने कहा, जिससे आधा बड़ा आदमी हैरानी से मुंह खोले खड़ा रह गया। निक आसानी से समझ सकता था कि डैफ्ने ऐसी चीज क्यों चाहेगी, क्योंकि उसे किताबों से जो याद था, उसके हिसाब से माइंड आर्ट्स एक तरह का खुला राज था जिसे ज्यादातर प्योरब्लड परिवार करते थे, या कम से कम उन्हें इसके बारे में पता था। 28 पवित्र परिवारों में से एक की वारिस होने के नाते डैफ्ने को शायद उसके परिवार ने ऑक्लुमेंसी सीखने के लिए मजबूर किया होगा, जिसका बुरा साइड इफेक्ट यह है कि यह भावनाओं को मार देता है। एक अंगूठी की मदद से जो उसके दिमाग को बचाती थी, वह अपने दिमाग पर जादू कर सकती थी और एक आम लड़की की तरह जी सकती थी। कितना महंगा? उसने घबराए हुए चेहरे से पूछा। निक ने अपना सिर हिलाया।
इस मामले में मैं प्रोडक्ट के पूरा होने तक नहीं जान सकता, लेकिन कम से कम 100 गैलन तो जरूर जान सकता हूँ, क्योंकि यह विषय मुश्किल और समझ से बाहर है। उसने ईमानदारी से कहा, जिससे जिसने भी कीमत सुनी वह थोड़ा चौंक गया। हैग्रिड ने भी उस कीमत को गलत नहीं बताया, क्योंकि निक ने जो कारण बताए थे वे सही थे, क्योंकि जो लोग सच में माइंड आर्ट्स के जानकार थे वे या तो वह जानकारी अपने पास रखते थे या उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लेते थे। रॉन को कीमत से खास तौर पर अजीब लगा, क्योंकि उसके परिवार के पास इमरजेंसी के लिए मुश्किल से दोगुनी रकम बची थी। जहां तक ज्यादातर विजार्डिंग प्योरब्लड कम्युनिटी की बात है, वीजली बहुत गरीब थे। ये भी दिखता था, क्योंकि रॉन का सारा स्कूल का सामान या तो दूसरों का था या सेकंड हैंड, यहाँ तक कि उसकी छड़ी भी। हैरी को ठीक से नहीं पता था कि विजार्डिंग दुनिया में किसी खास चीज की अच्छी कीमत क्या होती है, और उसने बस जैसी थी वैसी ही कीमत दे दी, लेकिन वह भी बता सकता था कि यह बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन तुम लकी हो, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी में कुछ किताबें मिल गई, वरना इसमें और भी ज्यादा समय लगता। निक ने ईमानदारी से कहा, मैं समझ गया, इस बारे में कोई फैसला लेने से पहले मुझे अपने परिवार से बात करनी होगी। डैफनी ने थोड़ी देर बाद कहा, और निक ने सिर हिला दिया। उसके बाद बाकी की विजिट बस बेकार की बातें थी, जब तक हैरी को ग्रिंगोट्स में हुई डकैती के बारे में पेपर नहीं मिला। क्या हम उस दिन जिस वॉल्ट में गए थे, हैग्रिड? उसने पूछा, जिससे आधा बड़ा आदमी घबरा गया। कोई बात नहीं, इसे अकेला छोड़ दो हैरी, उस आदमी ने सख्ती से चेतावनी दी। लेकिन अगर चोर फिर से इसके पीछे आया तो क्या ये सुरक्षित रहेगा? हैरी ने जोर दिया, और हैग्रिड ने मजाक उड़ाया, बेशक रहेगा, वरना निकोलस फ्लैमेल इसे डंबलडोर को नहीं देते। उसने कहा, लेकिन तुरंत बाद जम गया, तुमने ये कभी नहीं सुना? उसने ग्रुप को भेजने से पहले गंभीरता से कहा, ये निकोलस फ्लैमेल कौन है, और 1 महीने पहले हैग्रिड ने वॉल्ट से जो कुछ भी निकाला था उससे उसका क्या लेना देना है? हैरी ने गुस्से में पूछा, जब ग्रुप हैग्रिड की झोपड़ी से वापस महल की ओर जा रहा था। निक ने इस मामले में अपनी जानकारी नहीं दी, लेकिन जब ट्रेसी इस सवाल पर हैरान होकर जम गई तो वह सिहर गया। उनके जैसे रईस लोग शायद अपने बच्चों को इस तरह की जानकारी सिखाते होंगे। उसने सोचा, और कैनन से इस बदलाव पर बस आहें भर सका। शुक्र है कि हैरी को तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में क्या छिपा है ये जल्दी पता चलने से शायद ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। निकोलस फ्लैमेल वो अमर अल्केमिस्ट है जिसने सोसेरा का पत्थर बनाया था, जो पत्थर को सोने में बदल सकता था और जीवन का अमृत बना सकता था, जिससे वह और उसकी पत्नी पिछले 600 सालों तक जिंदा रहे। उसने डंबलडोर को अल्केमी भी सिखाई थी जब हेडमास्टर छोटे थे। उसने उत्साह से कहा, क्या यही है जो हैग्रिड ने ग्रिंगोट्स से लिया था? ये पत्थर, हैरी ने टुकड़ों को जोड़ते हुए कहा। ट्रेसी ने सिर हिलाया, सुनने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन उसने डंबलडोर को ऐसी चीज क्यों दी? उसने कंफ्यूज होकर पूछा, कौन जानता है कि ये पुराने जमाने के लोग हमेशा पर्दे के पीछे क्या करते रहते हैं? निक ने कंधे उचकाते हुए बातचीत बंद करने की कोशिश करते हुए पूछा। मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बात है, शायद डंबलडोर बस पत्थर की स्टडी करके अपना पत्थर बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने थोड़ा सोचने के बाद कहा। जब ग्रुप महल पहुंचा तो निक ने खुद को ट्रैकिंग स्पेल्स के लिए चेक किया और डंबलडोर के डाले हुए स्पेल्स के अलावा कोई नहीं मिला, इसलिए वह प्रोफेसर मैकगोनागल को ढूंढने के लिए निकल गया। अच्छा होगा कि मैं उस कमरे के लिए जितनी जल्दी हो सके अपनी रिक्वेस्ट डाल दूं, क्योंकि मैं ऑर्डर इकट्ठा करना शुरू कर रहा हूं। उसने अपने दोस्तों से अलग होते हुए सोचा। निक हॉल से तेजी से और सावधानी से गुजरा और किसी भी अनदेखी गड़बड़ी के लिए अपने जादुई सेंस को चालू रखा। इससे उसके दिमाग और शरीर पर काफी जोर पड़ा और उसकी एक नाक से हल्का खून टपकने लगा। उसे लगा कि यह जरूरी है, क्योंकि वह किसी ऐसे इंसान से हमला नहीं सह सकता था जो दिखाई न दे। क्विरिलमॉट उस समय महल में छिपकर भगवान जाने क्या कर रहा था, और निक गलत समय पर गलत जगह पर नहीं होना चाहता था। किताबों में कभी नहीं बताया गया कि वह आदमी और उसकी मौत के बाद के जीवन में यूनिकॉर्न का शिकार करने के अलावा अपने खाली समय में क्या करते थे, और निक का उस हॉर्नेट्स के छत्ते में ये पता लगाने का कोई इरादा नहीं था। निक सुरक्षित रूप से ग्रिफिंडोर कॉमन रूम के पास मैकगोनागल के ऑफिस पहुंच गया और नॉक करने से पहले जल्दी से अपने चेहरे से खून साफ किया। आप अंदर आ सकते हैं। दरवाजे की दूसरी तरफ से बुजुर्ग चुड़ैल की आवाज आई। दरवाजा खोलने पर निक को पता चला कि कमरा काफी छोटा था, जिसमें एक बड़ी डेस्क और दीवार पर कुछ शेल्फ के लिए काफी जगह थी, लेकिन उसके अलावा ज्यादा जगह नहीं थी। ध्यान रहे, ये तंग नहीं था, बस बहुत बड़ा नहीं था। कमरा लाल और सुनहरे रंगों से अच्छे से सजाया गया था, जो शायद उसके घर के प्यार की निशानी थे, और उसमें अगर की लकड़ी की हल्की खुशबू थी। मिस्टर आयरन, मैं आज या कल आपसे मिलने की उम्मीद कर रही थी।
मैकगोनागल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। प्लीज बैठ जाइए ताकि हम बात कर सके कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। बिस्किट। उसने उसे इंग्लिश बिस्किट की एक ट्रे देते हुए कहा। निक उसकी डेस्क के सामने रखी लकड़ी की एक छोटी कुर्सी पर बैठ गया और फिर प्यार से एक बिस्किट ले लिया। मुझे लगता है कि मैं सही हूं कि आपका आना एक खाली क्लासरूम को पर्सनल वर्कशॉप के तौर पर इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट करने के बारे में है ना? प्रोफेसर ने शांति से पूछा। निक एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर उसे समझ आया कि उसे यह बात पहले से क्यों पता थी। फ्लिटविक ने जरूर तुम्हें और दूसरे टीचरों को इसके बारे में बताया होगा, उसने शांति से कहा और मैकगोनागल ने सिर हिलाया। हाँ, क्राफ्टिंग आर्ट्स में तुम्हारी जानकारी के बारे में जानने के बाद फिलियस इस सब्जेक्ट को लेकर काफी उत्सुक था। मैं मानती हूँ कि हम में से कई लोग उसके दावों पर शक करते थे, जब तक कि अल्बस ने खुद उनकी सच्चाई की गारंटी नहीं दी। उसने कहा, ये बताते हुए नहीं कि हेडमास्टर का नाम टॉपिक में जोड़े जाने पर उसके माथे पर हल्की सी झुर्रियां आ गईं। अगर इससे बात साफ हो गई, तो मैं खुद से सीखा हूँ, निक ने ईमानदारी से कहा, क्योंकि यह मान लेना कि सिस्टम अब उसका हिस्सा है। ये बात सच हो गई। कुछ हद तक तो सच है, लेकिन हम टॉपिक से भटक रहे हैं। मनोरंजन की एक्टिविटीज के लिए क्लासरूम इस्तेमाल करने की आपकी रिक्वेस्ट के बारे में उसे मंजूरी मिल गई है और बस आपको ये तय करना है कि कौन सा क्लासरूम फैकल्टी के किसी सदस्य के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। निक के चेहरे पर चमक देखकर बुजुर्ग चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे यह शर्म की बात लगी कि उसके इतने कम स्टूडेंट्स ने किसी भी तरह के क्राफ्ट के लिए आधा भी जोश दिखाया। मुझे पहले से ही ठीक ठीक पता है कि मैं कौन सा क्लासरूम इस्तेमाल करना चाहूंगा, अगर आप इतने बिजी नहीं हैं कि उसे देख सकें, निक ने उत्सुकता से कहा, लेकिन उसे याद आया कि शायद उसके पहले से ही दूसरे प्लान हो। लगता है आप लकी हैं मिस्टर आयरन, क्योंकि जब आप आए तो मैंने आज का अपना काम अभी अभी खत्म किया था। मैकगोनागल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, असल में चार्म्स क्लासरूम के पास ही है, निक ने उत्सुकता से खड़े होते हुए कहा। फिर वो उस क्लासरूम की ओर ले गया जिसे फ्लिटविक ने हफ्ते की शुरुआत में उसे रिऑर्गेनाइज करते हुए पकड़ा था। उनके पहुंचने पर निक ने दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गया कि कमरा पूरी तरह से खाली और साफ हो चुका था, सिवाय दीवार पर लगे एक छोटे से नोट के। मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने फालतू सामान हटाने और आपके लिए कमरा साफ करने की आजादी ली, सादर प्रोफेसर फ्लिटविक। जब निक ने नोट जोर से पढ़ा तो मैकगोनागल मुस्कुराए और वह भी इस पर हंसे क्योंकि यह एक अच्छा सरप्राइज था। कमरा 306 आपकी आखिरी पसंद है तो मैं इसे ले लूं, मैकगोनागल ने कमरे का नाम नोट करने के बाद कहा और निक ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, तो अब से यह कमरा ऑफिशियली तुम्हारा है। जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते या इसका गलत इस्तेमाल करते हुए नहीं पकड़े जाते, तब तक तुम इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो, मैकगोनागल ने सख्ती से कहा और अपनी जेब से एक सिंपल लोहे की चाबी निकाली। जब से फिलियस ने मुझे ये कमरा पहले दिखाया है, मैंने आर्गस से चाबी की एक कॉपी ले ली है, जिसके पास ही दूसरी कॉपी है, उसने मजाक में कहा और चाबी उसे दी। निक ने मुस्कुराते हुए चाबी ले ली। बस तुम देखो, इस कमरे में महानता इंतजार कर रही है, उसने कॉन्फिडेंस से कहा और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो मैं इसे खुद देखने का इंतजार करूंगी, उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा और फिर उसे कमरे में अकेला छोड़ दिया। निक ने बिना समय बर्बाद किए अनाथालय में इस्तेमाल होने वाले खुरदुरे औजार निकाले और उन्हें दीवार के सहारे जमीन पर एक लाइन में बड़े करीने से लगा दिया, जबकि उसने छोटी निहाई और जिस ठूंठ पर उसे कील ठोंका गया था, उसे कमरे के बीच में रख दिया। बिना आग के मैं मेटल से जुड़ा कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि यह अनजान जगह पर हाथ आजमाने का सबसे अच्छा मौका है, उसने आह भरते हुए सोचा। लालच में निक ने लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जिसमें कुछ दरारें थीं और ऊपर एक छेद था जिसमें एक जंग लगी नीली मेटल की कील धसी हुई थी। उसने एक खुरदरी प्लाया ली और उससे कील को पकड़ा और फिर अपने हथौड़े से लकड़ी को मेटल से अलग कर दिया। जल्द ही लकड़ी का टुकड़ा मेटल से अलग हो गया और निक ने अपनी छड़ी हथौड़े की तरफ करके उसे एक तेज लकड़ी के चाकू में बदल दिया। फिर उसने ध्यान से लेकिन मजबूती से ब्लेड को लकड़ी पर घुमाया और उसका थोड़ा सा हिस्सा हटा दिया। वो लकड़ी को तब तक छीलता रहा जब तक कि सिर्फ 6 खुरदुरे लकड़ी के डिस्क नहीं रह गए, जो 1 इंच चौड़े और 1 सेंटीमीटर मोटे थे और उनमें बहुत सारे लकड़ी के बुरादे थे। फिर निक ने अपने हथौड़े को हाथ से चलने वाली ड्रिल में बदल दिया ताकि हर डिस्क के बीच में छेद करके उन्हें छल्ले में बदल सके, हालांकि वे देखने में बहुत बुरे लग रहे थे। फिर उसने उन्हें थोड़ा और छीला जब तक कि वे ठीक ठाक न दिखने लगे, भले ही थोड़े खुरदरे हों। अब असली मुश्किल काम, निक ने सोचा जब वह लकड़ी के एक छल्ले को निहाई के पास ले गया।
उसने अंगूठी को निहाय के बीच में रखा और कमरे का दरवाजा बंद करने से पहले अपने हथौड़े पर लगे ट्रांसफिग्रेशन को हटा दिया। घबराकर निक ने अपनी आत्मा को भेजा, जिससे उसके चारों ओर तेज चमक पैदा हुई और फिर वो उसके हाथों में आ गई। उसने जिंदगी की अपनी समझ पर ध्यान दिया, जिससे उसकी आत्मा हॉगवर्ट्स के हॉल में घूमने वाले भूतों की तरह फीकी चांदी जैसी ग्रे हो गई। निक ने धीरे से अपना हथौड़ा लकड़ी की अंगूठी पर मारा और थोड़ी देर के लिए हवा में एक गुनगुनाहट भर गई, इससे पहले कि बूम, लकड़ी की अंगूठी धूल में बदल गई। खांसी खांसी, निक खांसा। जब धमाके के बाद धूल उसके मुंह और नाक में चली गई, उसने एक नोटपैड निकाला और उस पर लिखा, ऑर्गेनिक मटेरियल बनाने की पहली कोशिश का नतीजा, स्ट्रक्चरल अस्थिरता के कारण फेलियर। फिर उसने एक और लकड़ी की अंगूठी ली और उसे निहाय पर वहीं रख दिया जहां पिछली वाली थी। इस बार उसने ये प्रोसेस ठीक उसी तरह दोहराया जैसे पहली कोशिश में किया था, बस उसने अंगूठी में डाली जा रही एनर्जी की इंटेंसिटी कम कर दी थी। इस बार अंगूठी को फटने में 2 सेकंड ज्यादा लगे, जिसे उसने अपने नोटपैड में लिख लिया और फिर तीसरी लकड़ी की अंगूठी लेकर दोबारा कोशिश की। इस बार निक ने न सिर्फ एनर्जी की इंटेंसिटी कम की, बल्कि उसने जो जादू करना था उसे भी आग वाला कर दिया। इससे उसकी स्पिरिट लाल हो गई और टिमटिमाने लगी, जबकि असल में वह एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लेने की वजह से स्टेबल थी। अपने हथौड़े के हल्के से थपथपाने पर निक तेजी से एनविल से पीछे हट गया, क्योंकि क्राफ्टिंग मेथड के हिसाब से एलिमेंटल फेलियर काफी खतरनाक होते हैं। हैरानी की बात है कि जादू के लकड़ी के रिंग में जाकर उससे जुड़ने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। बाद में जल्दी से जांच करने पर निक को पता चला कि ऐसा क्यों हुआ था। लकड़ी अब नॉर्मल नहीं दिख रही थी, बल्कि उसमें लाल रंग की चमकती हुई अंगारों जैसी दरारें थीं। सिस्टम ने इसे साफ तौर पर एक तैयार अंगूठी के तौर पर पहचाना और इसे बनाने के लिए उसे 10 पॉइंट दिए। निक कंफ्यूज था कि ऑर्गेनिक मटेरियल पर जादू करने में उसे इतनी कम मेहनत क्यों लगी। उसने एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स पर ध्यान से सोचा कि इसके पीछे क्या वजह है, लेकिन उसे परेशानी हो रही थी। जब निक को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो उसने सिस्टम से अंगूठी की जांच करके, जिसे कुछ लोग चीटिंग मान सकते हैं, वह किया। रिंग का नाम NA, ग्रेट, कॉमन, क्षमताएं, विस्फोट, विवरण, ओक से बनी एक अस्थिर एक्सपेरिमेंटल अंगूठी जो जादू के दौरान जलने लगती थी। सिस्टम अप्रेजल, यह असल में एक जादुई ग्रेनेड है जो थोड़े से जादू से फट जाएगा। निक को आखिरकार अंदाजा पड़ने के बाद पता चला कि वजह क्या थी। ज्यादातर धातुओं के उलट ऑर्गेनिक चीजों की अपनी खासियतें होती हैं जो उन्हें कुछ खास जादू के लिए तैयार करती हैं। इस मामले में लकड़ी नेचुरली जलती है और इस वजह से आग के जादू के लिए तैयार होती है, जिससे उनके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। बदकिस्मती से इससे निक के एक्सपेरिमेंट में ज्यादा मदद नहीं मिली। उसका मकसद सिर्फ मटेरियल पर एक खास तरह का जादू करना नहीं था, बल्कि अपनी मर्जी का कोई भी जादू करना था। ये समझने के बाद निक ने बस कंधे उचका दिए और एक्सप्लोडिंग रिंग को ग्रिड में रख दिया ताकि अगले एक्सपेरिमेंट में गलती से वह चालू न हो जाए। उसने बाकी टेस्ट में फेल हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत सीखा। हर फेलियर उसे अपने दूर के गोल के और करीब ले आया। जल्द ही डिनर का टाइम हो गया और निक खाने के लिए ग्रेट हॉल में चला गया, लेकिन पहुंचने से पहले वह खुद को साफ करना भूल गया क्योंकि वह अपने ख्यालों में बहुत खोया हुआ था। जब वह खाने के लिए बैठा, तभी निक को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि सब उसे अजीब तरह से देख रहे थे और उसे जल्दी ही प्रॉब्लम समझ आ गई। मैं बुरादे से ढका हुआ हूँ, उसने अजीब सी हंसी के साथ सोचा। गड़बड़ी के लिए सॉरी, मैं जिस चीज पर काम कर रहा था उसमें थोड़ा बहक गया था। उसने अपनी छड़ी अपने ऊपर घुमाते हुए बताया। सारा बुरादा एक गोले में इकट्ठा किया जिसे उसने फिर हटा दिया। मलिन की ढीली दाढ़ी में ऐसा क्या है जो तुम्हें ऐसा दिखा रहा है? सीमस ने हैरानी से पूछा और पूरी टेबल निक का जवाब सुनने के लिए पास झुक गई। अगर आपको जानना ही है तो मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि लकड़ी से अंगूठी कैसे बनाई जाए, क्योंकि मेरे पास अभी तक भट्टी नहीं है। रिजल्ट में अक्सर धमाका होता था, लेकिन अगर मैं यह न कहूं कि मुझे अपनी गलतियों से सीखने में मजा आया तो मैं झूठ बोलूंगा, निक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि डंबलडोर भी बड़े मजे से सुन रहा था और उसे सुनकर मुस्कुराया। सीखने और बेहतर होने की चाहत एक स्टूडेंट में ये हमेशा एक ट्रीट होती है। बूढ़े जादूगर ने खुश होकर सोचा। चिंता मत करो दोस्त, हम कल इसे ठीक कर लेंगे क्योंकि हमें बस इसे 3 झाड़ुओं से उठाना है। जुड़वा बच्चों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा। निक खुशी से मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, मैं अपने काम के दौरान गर्म भट्टी का एहसास बहुत मिस कर रहा था। उसने खुशी से कहा, ये दिखाता है दोस्त, सच में कौन ऐसी गर्म झोपड़ी में आग के पास बैठना पसंद करता है, और वो भी गर्म चाय पीते हुए।
तुम्हें लगने लगा है कि तुम आधे ड्रैगन हो या कुछ और। रॉन ने मजाक में कहा। क्या उसने सच में ऐसा किया? सीमस ने हैरानी से पूछा। हाँ, अभी कुछ समय पहले जब हम हैग्रिड से मिलने गए थे। ब्लॉक जलती हुई आग के ठीक पास बैठ गया और बिना पसीना बहाए चाय पी ली। यह पागलपन था। रॉन ने गंभीरता से जवाब दिया। डंबलडोर ने हैग्रिड से पूछा कि क्या ये सच है, जिससे वह आदमी एक पल के लिए हैरान रह गया। खैर, अब जब मैं सोचता हूं तो वह आग के पास काफी आराम से दिख रहा था। बड़े आदमी ने ईमानदारी से कहा। कितना दिलचस्प, बूढ़े जादूगर ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद बाकी दिन काफी बिना किसी घटना के हुआ, क्योंकि किसी को भी उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में और जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगला, निक ने मिठाइयों का अपना स्टोर फिर से भरने के बाद उम्मीद से देखा कि उसे लगभग हर दिन अंगूठियां बनाने की आदत वापस मिल जाएगी। बदकिस्मती से वह ये नहीं सोच पाया कि हर कोई अपने खाली दिनों में सुबह सुबह नहीं उठता और तुरंत प्रोडक्टिव नहीं हो जाता। जब वह कॉमन रूम में पूरे समय इंतजार करता रहा, तभी उसे यह बात समझ आई। मुझे लगता है कि यहाँ जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम आओगे तो वे इसे मेरे लिए ला देंगे। निक ने नाश्ते के लिए जाने से पहले सोचा। ये हमेशा की तरह एक सादा खाना था जिसमें उसकी ग्रोथ के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे। जब उसका काम हो गया तो वह स्विमिंग के तौर पर थोड़ी एक्सरसाइज करने के लिए अकेले ही महल से बाहर ब्लैक लेक की तरफ चला गया। यह कोई राज नहीं था कि झील जैसे स्कॉटिश वाटर का पानी कभी पूरी तरह गर्म नहीं होता, लेकिन इसी वजह से वे एक्सरसाइज के लिए इतने अच्छे थे। मसल्स पर जोर और ठंड ने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा दिया, जिससे एक्सरसाइज ज्यादा फायदेमंद हो गई। निक को स्विमिंग शॉर्ट्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह बस अपने रोब को वेटसूट में बदल सकता था। बोनस के तौर पर वेटसूट ने यह भी पक्का किया कि पानी में रहने के दौरान उसे ज्यादा ठंड न लगे, क्योंकि यह उसके शरीर की गर्मी को अंदर ही रोके रखने में मदद करता था। ये कहना कम होगा कि अगले 2 घंटों में झील में तैरते और गोते लगाते हुए उसने काफी ध्यान खींचा। उसके हिसाब से सबसे अच्छी बात तब थी जब उसे स्लीथेरिन कॉमन रूम में पानी के नीचे देखने वाली खिड़की मिली और वहां मौजूद लोग उसे हैरानी से देखने लगे। इससे भी मजेदार बात यह थी कि उन लोगों में डैफनी और ट्रेसी भी थी, जिनका आज कहीं जाने का कोई प्लान नहीं था। वह हमेशा पागलपन वाली हरकतें क्यों करता रहता है? निक को खिड़की के बाहर से हाथ हिलाते देखकर ट्रेसी ने गुस्से में आह भरते हुए पूछा। डैफने ने कंधे उचकाए। वह जैसा है वैसा ही है, उसने शांति से कहा। हाँ, मुझे उम्मीद है कि बड़ा स्क्विड उसे हर समय दिखावा करने के लिए सबक सिखाएगा, ट्रेसी ने हंसते हुए कहा। लेकिन जब वह स्क्विड असल में निक के पीछे आ गया तो वह रुक गई। मेरे पीछे कुछ है ना? उसने लड़की को शीशे की ओर इशारा करते और चिल्लाते देखकर सोचा। उसने सिर झुकाकर देखा और जो देखा उससे वह सख्त हो गया। हाँ, ये ठीक रहेगा, उसने सोचा जब उसके दिमाग में डर से शॉर्ट सर्किट होना बंद हो गया। उससे करीब 2 फीट दूर एक पीली आंख थी जो उसकी लंबाई से 2 गुनी बड़ी थी और एक फीके भूरे शरीर से जुड़ी हुई थी, जिसका उसे गंदे पानी में कोई सिरा नहीं दिख रहा था। थ्योरी पक्की हो गई, तो ये क्रैकेन ही है, उसने सोचा, जबकि वह खुद को लगातार याद दिला रहा था कि यह खास जीव फ्रेंडली है और ये तय करने की कोशिश नहीं कर रहा था कि वह अच्छा लगेगा या नहीं। निक ने उस जीव को देखकर मुस्कुराया और फिर ऊपर की ओर इशारा किया और धीरे धीरे उस पर नजर रखते हुए पानी के ऊपर तैरने लगा। भले ही यह बेकार था, निक को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसे किसी तरह उसे देख रही आंखों से पता चल गया कि वह जीव उसकी हरकतों से खुश था। वह पानी के ऊपर आया और तुरंत कुछ गहरी सांसें ली ताकि खुद को शांत कर सके और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर सके कि जीव के अचानक आने से वह लगभग डर नहीं गया था। जो कोई भी कहता है कि वह उस महान जानवर से अचानक मिलने पर थोड़ी देर के लिए डरा नहीं होगा, निक की राय में या तो पागल है या झूठ बोल रहा है। अब निकलने का समय हो गया है, मुझे लगता है कि आज झील में इतना समय काफी है, उसने सोचा और पक्का तैरकर किनारे पर पहुंच गया। जब तक वह असल में उस पॉइंट पर पहुंचा, 2 स्लीथेरिन लड़कियां वहां पहले से ही इंतजार कर रही थीं। क्या तुम सुबह उठते हो, स्ट्रेच करते हो और फिर कुछ ऐसा करने का फैसला करते हो जो कॉमन सेंस के खिलाफ है, या यह अपने आप हो जाता है? ट्रेसी ने मजाक में पूछा। निक हंसा जब वह वेट सूट में ही सूख रहा था और अपना दुबला पतला शरीर दिखा रहा था। वह फटा हुआ या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी मसल्स इतनी मजबूत थी कि जब आप असल में उसका शरीर देख सकते थे तो ये साफ था कि वह कोई कमजोर नहीं था। सूख जाने पर उसने अपने कपड़ों पर से ट्रांसफिग्रेशन हटा दिया और उन्हें नॉर्मल कर दिया, जिससे दोनों लड़कियों को जलन हुई। उफ, जरा ये भी बताओ कि तुम हमसे कितने बेहतर हो, क्यों नहीं? ट्रेसी ने गुस्से से कहा। होता है,
मेरे पास सच में इसके लिए एक स्पेल है, निक ने मजाक में कहा, जिससे लड़की गुस्से से दांत पीसने लगी। अगर तुम अपनी बचकानी बकवास पूरी कर चुकी हो तो मैं मिस्टर आयरन से कुछ बात करना चाहता हूँ। पास से एक नाक से आवाज आई। तीनों स्टूडेंट्स अकड़ गए और देखा तो एक सेवेरस स्नैप वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर कुछ खास खुशी नहीं थी, बिल्कुल हमेशा की तरह। जरूर सर, प्लीज हमें माफ करें, ट्रेसी ने डैफनी के साथ घबराकर उस जगह से भागते हुए कहा। मुझे लगता है कि यह झील में मेरे तैरने के बारे में नहीं है, क्योंकि तुम्हें ऐसी बेकार की चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी, है ना? निक ने आराम से पूछा। स्नैप को निक की साफगोई पसंद आए और उसके मुंह का छोटा सा कोना थोड़ा ऊपर उठ गया। सच में, बल्कि मुझे तुम्हारी जादुई चीजें बनाने की प्रतिभा के बारे में पता चला है। मेरी समझ से तुम कहते हो कि अगर तुम्हें इस विषय की जानकारी है तो तुम किसी भी तरह का जादू कर सकते हो। क्या ये जानकारी सच है? आदमी ने गंभीरता से पूछा। निक झूठ बोल रहा होगा अगर वह कहे कि उसे उम्मीद थी कि स्नैप उससे अंगूठी बनाने के बारे में बात करेगा, भले ही इस बारे में जानकारी स्कूल में फैल गई हो। उसने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये भी जोड़ना चाहिए कि अगर आपको इस टॉपिक से जुड़े कई इफेक्ट में से कोई खास इफेक्ट चाहिए तो मुझे और जानकारी चाहिए, बजाय इसके कि आप बस बिना किसी भेदभाव के सभी इफेक्ट वाला एक इफेक्ट चाहते हो। निक ने जानकारी को और साफ करते हुए कहा। मैं समझ गया, मुझे एक ऐसी अंगूठी चाहिए जो झूठ या अगर आप चाहें तो भ्रम का पता लगा सके। उस आदमी ने सख्ती से कहा और निक सोचने लगा कि इसका क्या मतलब होगा। क्या तुम किसी खास तरह के झूठ को समझना चाहते हो या किसी खास झूठ का पता लगाना चाहते हो? नहीं तो यह एक ऐसा जादू है जिसके लिए कई फील्ड की जानकारी चाहिए, जैसा कि तुम्हें शायद पता होगा। निक ने सफाई मांगते हुए कहा। इससे स्नैप हैरान और इम्प्रेस हुआ क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि निक सच में इस रिक्वेस्ट पर इतना सोचेगा। ग्लैमर स्पेल्स, सिर्फ डिक्टेशन, स्नैप ने शांति से समझाया। निक ने समझते हुए सिर हिलाया। मुझे इस कैटेगरी में स्पेल्स के टाइप के बारे में जानकारी चाहिए होगी। जितनी ज्यादा डिटेल में होगी उतना अच्छा होगा, लेकिन यह मानते हुए कि वे एक जैसे हैं, मैं एक डिटेक्शन रिंग बना सकता हूं जो उनकी मौजूदगी पर रिएक्ट करे। क्या कोई खास दूरी है? निक ने गंभीरता से कहा। 4 मीटर के अंदर, स्नैप ने साफ साफ कहा। निक ने एक नोटपैड निकाला और ये सारी बातें लिखने लगा। रिंग के लिए कोई खास मेटल या डिजाइन? उसने पूछा और स्नैप ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मुझे इस स्पेल के फील्ड को अच्छी तरह समझने में लगभग 1 महीना लगेगा, फिर रिंग बनाने में पूरा 1 दिन और फिर एन्चेंटमेंट प्रोसेस में 1 और दिन लगेगा। मटेरियल कॉस्ट भी जोड़ ले तो रिंग के लिए लगभग 15 गैलन 12 नग लगेंगे। क्या ये ठीक है? निक ने पूछा और स्नैप ने सिर हिलाने से पहले थोड़ा सोचा। बस इतना ही? निक ने हैरानी से पूछा और स्नैप ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे मुड़ा और चला गया। खैर, कम से कम उसमें प्रोफेशनल कर्टेसी तो है, भले ही वह अभी भी एक बुरा इंसान है। निक ने दूर इंतजार कर रही 2 स्लीथेरन लड़कियों के पास जाने से पहले सोचा। ये सब क्या था? ट्रेसी ने हैरानी से पूछा। निक ने कंधे उचकाए। कुछ खास जरूरी नहीं, बस थोड़ा सा बिजनेस है, उसने ईमानदारी से कहा। उसे अंगूठी चाहिए थी? उसने हैरानी से पूछा। उसे चाहिए थी, लेकिन मैं यह नहीं बताऊंगी कि उसे कैसी चाहिए थी क्योंकि मुझे शक है कि वह अपना बिजनेस इस तरह दिए जाने से खुश होगा। निक ने कंधे उचकाते हुए कहा। तो तुमने हमें कॉमन रूम से बाहर निकाल दिया, अब क्या? ट्रेसी ने बात बदलते हुए पूछा। कोई आइडिया नहीं, मैं अपनी फनेस के आने तक लाइब्रेरी में कुछ सीरियस रीडिंग करने जा रही हूँ। पहले मैं पूरे दिन स्विमिंग करने वाली थी लेकिन वह प्लान खराब हो गया। उसने ईमानदारी से कहा। ओह, क्या कोई स्पेल है जिसे मॉडिफाई करना है? ट्रेसी ने दिलचस्पी से पूछा। निक मुस्कुराया। कुछ ऐसा ही, लेकिन तुम्हें भी बाकी सब की तरह पता लगाने के लिए इंतजार करना होगा। उसने मजाक में कहा। उफ, अगर मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो तुम्हारे साथ दोस्ती करने का क्या मतलब है? ट्रेसी ने शिकायत की और डैफनी खिलखिलाई। अच्छा, पहली बात तो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है और दूसरी बात, मेरे साथ दोस्ती करना ही काफी फायदा है। निक ने घमंड से कहा। अगर तुम ड्रेको की तरह बर्ताव करो तो यह मुश्किल नहीं है। तुम तो काफी घमंडी हो, है ना? ट्रेसी ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। ओह प्लीज, पूरे स्कूल को पता है कि मैं इस समय बहुत बढ़िया हूँ। निक ने आंखें घुमाते हुए कहा। शायद उन्हें यह भी लगता है कि काली झील में तैरने के लिए तुम पागल हो, डैफने ने बताया, जिससे निक शर्मिंदा हो गया। सच कहूं तो झील पूरी तरह से सुरक्षित है, जब तक तुम जानबूझकर उसमें किसी चीज को पागल नहीं बनाते। उसने आधे मन से अपना बचाव किया।
क्या इसीलिए तुम ऐसे लग रहे थे जैसे तुमने अभी अभी तुम्हें पता है किसको देखा हो जब स्क्विड दिखा था? ट्रेसी ने चिढ़ाया और निक ने मजाक उड़ाया। जिसने भी यह अफवाह फैलाई कि वह एक स्क्विड था, उसे गुस्सा दिलाना चाहिए, वह चीज साफ तौर पर एक क्रैकन है। कोई भी स्क्विड इतना बड़ा नहीं होता, उसने चिढ़कर कहा, लेकिन लड़कियां ये सोचकर हंस पड़ी कि वह मजाक कर रहा है। इसके बाद निक लड़कियों से अलग हो गया क्योंकि उसे लाइब्रेरी जाना था और उन्हें नहीं। आज सिर्फ वही स्टूडेंट्स आराम नहीं कर रहे थे, सच तो यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स आराम कर रहे थे, यहाँ तक कि हमेशा पढ़ने वाले रेवेन्क्लॉस भी किसी किताब में नहीं डूबे थे। बेशक निक जैसे कुछ स्टूडेंट्स आज भी पढ़ रहे थे, जैसे हरमाइन जो हमेशा की तरह किताबों के ढेर में दबी हुई थी, जिनका उसके लिए कोई मतलब नहीं था। निक ने लड़की को नजरअंदाज किया और लाइब्रेरी में ग्लैमर स्पेल वाली किताबें ढूंढने लगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम साबित हुआ। उन्होंने खास तौर पर लाइब्रेरी के पुराने सेक्शन को नहीं चुना क्योंकि इस टॉपिक पर जो भी किताबें उन्हें वहां मिली, उनसे इस मामले में ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह आखिर में उन्हें नहीं देखेंगे, बस इतना है कि अंगूठी के लिए नॉर्मल किताबें सबसे अच्छी रहेंगी। 1 घंटे की अच्छी तरह खोजने के बाद निक को इल्यूजन पर कुल 10 किताबें मिली। उन्होंने बेशक ए बिगिनर्स गाइड टू ग्लैमर बाय सूजन कॉर्विन से शुरुआत की, जो साफ तौर पर इस सब्जेक्ट पर एक शुरुआती किताब थी, जब तक कि लेखक ने टाइटल के साथ कोई बुरा मजाक न किया हो। सच तो यह है कि भ्रम एक बहुत बड़ा विषय निकला, क्योंकि किताब के शुरुआती बयान के अनुसार इसमें 7 सब कैटेगरी थी, जैसे छूना, स्वाद, सूंघना, सुनना, देखना, समझ और मिलाना। सभी भ्रम बिना किसी गलती के इनमें से किसी एक कैटेगरी में आते थे और जो लोग एक से ज्यादा कैटेगरी में आते थे, वे आखिरी कैटेगरी में आ जाते थे। इसका सबसे मशहूर उदाहरण डिसइल्यूजनमेंट चार्म था, जो देखने और समझने की शक्ति को ढक लेता था, जिससे जादूगर लगभग ट्रांसपेरेंट हो जाता था और देखने वाले लोग अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते थे। निक ने किताब को जल्दी जल्दी पढ़ लिया क्योंकि बाकी हिस्सा जानकारी से कम और हर कैटेगरी में आने वाले स्पेल का एक ग्रुप ज्यादा था। निक को इनमें से ज्यादातर स्पेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि मजाक के अलावा वे उसके लिए लगभग बेकार थे। हाँ, उनके और भी इस्तेमाल थे, लेकिन निक को शक था कि उसे कभी अपनी पात को गुलाब की तरह महकाने की जरूरत पड़ेगी। वह किताब खत्म करने के बाद उसने अगली किताब पढ़ना शुरू किया, जो हैरानी की बात नहीं थी कि एक औरत ने लिखी थी और उसमें नकली ब्यूटी चार्म्स थे। उसने एक बार फिर इस किताब को सरसरी तौर पर पढ़ा, लेकिन उसे एक बार फिर लगभग बेकार लगा। लेकिन तीसरी किताब ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि डम्बलडोर ने इसे अभी तक रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में क्यों नहीं डाला। किताब का नाम था डार्ट ऑफ टेरर, एन इल्यूजनिस्ट गाइड, और जैसा कि आप इस टाइटल से उम्मीद करेंगे, ये डर पर आधारित इल्यूजन के बारे में जानकारी से भरी थी। अगर इल्यूजन इस्तेमाल करने के लिए कभी कोई डार्क गाइड थी, तो ये किताब बिना किसी शक के गिनी जाएगी। निक इस बात से उतना ही इम्प्रेस हुआ कि किताब कितनी जानकारी देने वाली थी, जितना कि उसमें दिए गए स्पेल से उसे कितनी नफरत थी। किताब में एक असली श्राप भी था जो बैटमैन कॉमिक्स में स्केयरक्रो द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले डर के जहर की तरह काम करता था। निक को ये बात सिर्फ इसलिए पता थी क्योंकि जाहिर तौर पर उसकी पर्सनल जिंदगी से जुड़ी यादें और वो चीजें जो दोनों दुनियाओं के बीच शेयर नहीं होती थी, हटा दी गई थी। बाकी सब अभी भी बचा हुआ था और जाहिर तौर पर कॉमिक बुक्स दोनों दुनियाओं में एक जैसी थी, इसलिए डीसी और मार्वल भी यहाँ एक चीज थे। निक को अब भी हैरानी होती थी कि दोनों दुनियाओं के बीच चीजें कितनी एक जैसी थी, जबकि इस दुनिया में जादू एक्टिव था, जबकि उसकी पिछली जिंदगी में यह नहीं था। लेकिन निक ने उस खरगोश के बिल के बारे में ज्यादा देर तक नहीं सोचा और अपनी किताबों में वापस चला गया। निक ने डर पर आधारित कुछ इल्यूजन स्पेल याद कर लिए थे, जिसमें श्राप भी शामिल था, ताकि जरूरत पड़ने पर वह उनका इस्तेमाल कर सके। डर आखिर एक ताकतवर टूल था और अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छी सुरक्षा देता था। इसके बाद अगली 2 किताबें पहली 2 किताबों से थोड़ी ही बेहतर थी क्योंकि उनमें छोटे लेवल के लेकिन काफी काम के इल्यूजन के बारे में बताया गया था, जैसे कि कैंडल स्पेल, जिससे कोई भी जहां भी डाले वहां एक ही कैंडल देख सकता था। अच्छी बात यह थी कि आप असल में बिना किसी असली रोशनी के पढ़ने के लिए स्पेल का इस्तेमाल कर सकते थे। निक ने इसे जादू मान लिया। छठी किताब असल में असली प्रैंकिंग स्पेल से भरी थी, जिनमें से निक ने बाद में इस्तेमाल के लिए शायद कुछ कॉपी किए हो या नहीं भी। आखिरी किताब का नाम था ए प्रैक्टिकल कंपेंडियम ऑफ इल्यूजन बाय क्विंटन फन, और जैसा कि टाइटल से पता चलता है, ये डिसइल्यूजनमेंट स्पेल सहित प्रैक्टिकल इल्यूजन से भरी थी। इस किताब ने ही निक को इल्यूजन स्पेल को समझने में सबसे बड़ा बढ़ावा दिया क्योंकि इसमें यह भी बताया गया था कि वे एक दूसरे से कैसे मिलते जुलते हैं।
जाहिर तौर पर सभी इल्यूजन भेजे जाने से पहले दिमाग में भेजी गई जानकारी में बदलाव करके काम करते थे, जिससे पता चलता है कि यह ऑक्यूमेन पर भी क्यों काम करता था। ऑक्यूमेंसी मन को घुसपैठ से बचाने और मन को ऑर्गेनाइज करने का जादू था। लेकिन ये तरीका बायोलॉजिकल नजरिए के बजाय अंदरूनी नजरिए से था, जिसका मतलब था कि बायोलॉजिकल तरीकों से मन के साथ खिलवाड़ करने वाला वह भ्रम अभी भी काम करता था। किताबें खत्म करने के बावजूद निक ने इस टॉपिक पर रिसर्च पूरी नहीं की थी, वरना स्नैप को जो टाइमलाइन उसने दी थी वह बहुत ज्यादा बढ़ जाती। नहीं, अब उसे सिर्फ फैक्ट्स याद करने के बजाय सब्जेक्ट की सच्ची पर्सनल समझ की जरूरत थी, और यह सिर्फ समय और एक्सपेरिमेंट से ही आएगा। निक की टाइमलाइन में वह समय भी शामिल होना चाहिए था जिसका इस्तेमाल वह इल्यूजन के बारे में सीखने में नहीं कर रहा था, जैसे क्लास, नींद, अपनी स्किल को बेहतर बनाने के लिए स्मिथिंग और दोस्तों के साथ घूमना फिरना। इन सब ने मिलकर उसके पास मौजूद पूरे 2.5 हफ्ते का समय कम कर दिया। इसका मतलब था कि थ्योरी के हिसाब से उसके पास इल्यूजन मैजिक को अच्छी तरह समझने के लिए लगभग 1.5 हफ्ते का समय था। बहुत ज्यादा समय नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। लेकिन इन सब में सबसे अच्छी बात यह थी कि निक के लिए सीखना फायदेमंद था, क्योंकि वह जितना ज्यादा जानता था वह और उसके काम उतने ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर बन सकते थे। उसने आखिरी किताब भी ठीक समय पर खत्म की, तभी जुड़वा बच्चे उसे ढूंढते हुए लाइब्रेरी में घुसे। ओए, हमें वह चीज मिल गई। वे उस पर इतना चिल्लाए कि लाइब्रेरियन को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन तीनों को लाइब्रेरी से निकाल दिया। क्या तुम्हें पता है कि इस घटिया चीज को पाने के लिए हमें लगभग 12 लोगों से गुजरना पड़ा? जुड़वा बच्चों में से एक ने निक के साथ ग्रिफिंडोर कॉमन रूम की ओर चलते हुए जोर से शिकायत की। अगर मुझे नहीं लगता कि तुम लोग ये कर सकते हो, तो मैं ये डील नहीं करता। निक ने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए उम्मीद से थोड़ा ज्यादा मुश्किल था, इसलिए मैं तुम्हें प्रैंक के लिए एकदम सही स्पेल इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। निक ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों के चेहरे खुशी से चमक उठे। तो इसे घोस्ट चार्म कहते हैं और यह ऐसे काम करता है। फिर निक ने जुड़वा बच्चों को स्पेल समझाया और उन्हें वैन की हरकतें दिखाईं। जुड़वा बच्चों ने तुरंत इसे आजमाया और पागलों की तरह हंसने लगे जब उनका रंग बदलकर बिल्कुल हॉगवर्ट्स में घूमने वाले भूतों जैसा दिखने लगा। वे चीजों के आर पार नहीं जा सकते थे या असली भूत की तरह उड़ नहीं सकते थे, लेकिन यह उनके लिए ठीक था। वे पहले से ही आपस में इस नए स्पेल का पूरा इस्तेमाल करने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में बात कर रहे थे। निक ने कुछ सुझाव दिए, जैसे ड्रेको को हॉन्टिंग करना या क्लास में इस तरह आना ताकि लोगों को लगे कि वे नींद में मर गए हैं। निक को एहसास नहीं था कि जुड़वा बच्चे प्रैंक करने में कितने डेडिकेटेड थे, क्योंकि उनके कुछ आइडिया तो लगभग पागलपन वाले थे। ऐसा ही एक आइडिया था कि ग्रेट हॉल में एक इनविजिबल रस्सी सिस्टम लगा दिया जाए और डिनर के दौरान एक पोल्टरजिस्ट की तरह काम किया जाए। निक बस यही सोच रहा था कि पूरे टीचिंग स्टाफ के सामने ऐसा करना एक अच्छा आइडिया कैसे लग सकता है। जल्द ही ग्रुप ग्रिफिंडोर टावर पहुंच गया और ट्विंस को घर के उन लोगों को भगाना पड़ा जो कैनवस से ढके 2 फुट ऊंचे क्यूब को हैरानी से देख रहे थे। निक ने फनेस पर लगी रस्सियों और कैनवस को ध्यान से खोला और जब वह पूरी तरह से दिखाई दिया तो वह हैरान रह गया। यह ज्यादातर ग्रे पत्थर के मटेरियल से बना था, सिवाय इसके आगे और पीछे के हिस्से के, जिसमें मेटल के दरवाजे थे और साइड में डायल का एक सेट भी था। ये डायल फनेस के अंदर टेम्परेचर, सेंट्रलाइजेशन और यहाँ तक कि आग के टाइप को भी कंट्रोल करते थे। पहले 2 को समझना आसान था, लेकिन तीसरे को समझने के लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए था। देखिए, इस दुनिया में नॉर्मल आग तो थी ही, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जिन्हें आर्केन फायर कहा जाता है, जिनमें यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका एक एग्जाम्पल ड्रैगन फायर था, जो नॉर्मल आग से ज्यादा गर्म होती थी और मेटल को उस करोजन से बचाती थी जिसका वह नेचुरली शिकार होता। आर्केन फायर कई अलग अलग तरह की होती थी और यह फनेस इस तरह काम करती थी कि इसे पहले आर्केन फायर का सैंपल चाहिए होता था, तभी यह जादुई तरीके से डायल से अपने आप आग बना पाती थी। असल में यही एक वजह थी कि बहुत कम लोग नई फनेस ऑर्डर करते थे, क्योंकि फनेस जितनी पुरानी होती है, आग का सिलेक्शन उतना ही बेहतर होता है, लेकिन कीमत भी तेजी से बढ़ती है। निक ने दुकान में फायर सीड्स देखे थे और कीमत सुनकर कांप जाता था, जो काफी ज्यादा होती थी। सबसे सस्ते ड्रैगन फ्लेम सीड की कीमत लगभग 1 लाख पॉइंट्स थी और सबसे महंगे वॉइड फ्लेम की कीमत 700 मिलियन पॉइंट्स तक पहुंचती थी।